नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस आरपी वाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग जीएस वर्ल्ड की जो माइंड मैपिंग आपकी श्रृंखला है उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों। पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो कृषि वाला जो सेगमेंट है वो भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, कृषि कंप्लीट हो चुका है। चौथा अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोगों ने और क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, कृषि कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया है। कुछ और भी होगा, याद नहीं, मुझे नहीं आ रहा है। आज फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये भी कंप्लीट कर लेंगे। बच्चा आपका साइंस एक बड़ा सेगमेंट, आपको यहाँ पे साइंस कर दे रहे हैं, साइंस भी एक दो दिन में कंप्लीट करा देंगे। और आपका बच्चा यहाँ पे इतिहास वाला ना, हिस्ट्री कह सकते हैं यहाँ पे। ये दो खंड है जो आपके लगभग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट खंड है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग की बार बार मांग आ रही थी कि सर इसको जो ये आपका माइंड मैपिंग है इसकी पूरी श्रृंखला कंप्लीट करवा दीजिए, तो मुझे लगा आप लोग इतनी मांग कर रहे थे, क्यों ना इसको कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो चीज़ें चल रही हैं, मैक्सिमम लेक्चर आपको मिल रहे हैं। आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, आप लोग के कहने के हिसाब से ही मैं अपने पूरे यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग उस तरीके से देखेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और चीज़ें पसंद आएंगी तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जैसा कि आपको पता है 70 दिन अब एग्ज़ाम लगभग बचे हैं। अगर मोटे तौर पर नहीं देखा जाए तो मोटे तौर पर क्या 70 दिन बचे ही हैं। तो अगर आप लोग 70 दिन की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं, 70 दिन की स्ट्रेटजी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग आज कमेंट करेंगे तो मैं 70 दिन की स्ट्रेटजी बना दूंगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ वो जो त्रिशंकु बताता हूँ 3 सब्जेक्ट का, जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा स्कोर करते हैं और एक चीज़ें आपकी पता चल जाती है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा एक तरीके से काम करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कहेंगे तो 70 दिन की स्ट्रेटजी वीडियो मैं आज शाम तक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप ही लोग को स्ट्रेटजी मतलब सुनना है, और इसीलिए मैं आप लोग से पूछ के बना रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज़ आप लोग शायद नहीं कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं है, उस पर हम लोग उस टॉपिक में हम लोग बात नहीं करेंगे। आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जब हम लोग करते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आज के वीडियो में पहले मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, ठीक है। और अपनी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो अगर आप लोग चाहें तो जो मेरी 7000 प्रश्नों की वो जीएस के प्रश्नों की जो कंपाइलेशन है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप लोग। मतलब उसकी पीडीएफ प्राप्त करके टेलीग्राम के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 7000 प्रश्न अगर तैयार करके जाएंगे ना तो बहुत एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक। और साथ साथ में 3000 प्रश्नों का जो हम लोगों ने हिंदी का संग्रह बनाया है, तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप ले सकते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट एक तरीके से मिलेगा यहाँ से, ठीक। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट है, इसको पढ़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट करवा देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक पीसीएस का पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी ये माइंड मैप है ना, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है जैव विविधता, मतलब आपका बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? दरअसल बायोडाइवर्सिटी जो है ये देखा जाए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो एक आपका डाइवर्सिटी। तो बायो मतलब क्या होता है? तो बायो मतलब आपका होता है एक तरीके से देखा जाए क्या, जीव ना। और डाइवर्सिटी मतलब है विविधता। तो इस तरीके से देखा जाए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव की संख्या है वो उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं हम लोग। तो यही जैव विविधता हो जाएगी। अगर यूएनईपी के द्वारा जैव विविधता के अंग देखा जाए तो इस तरीके से आपका है, ठीक है। आपका जैसे कि एक बड़ा सेगमेंट हो गया इस तरीके से चीज़ें, जैसे जीन हो गई, प्रजाति, परितंत्र, क्षेत्र वाइज विविधता आपको यूएनईपी बताता है। अब बात करें जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1986 की बात है, वाल्टर जी रोजन ने इन्होंने प्रयोग किया था किसका, शब्द जैव विविधता का। और जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो एक्शन प्लान है 2006 में आया, डेट बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे स्टार में बना दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। और भारत में जैव विविधता जो अधिनियम है 2002 में आता है, 2003 में इसी के तहत आपका चेन्नई में एक प्राधिकरण बनता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे सबसे पहले अनुवांशिक विविधता होती है आपकी, सबसे पहले अनुवांशिक विविधता होती है, फिर आपकी प्रजाति विविधता होती है, फिर आपकी सामुदायिक या फिर परितंत्रीय जो विविधता होती है वो होती है। तो जैव विविधता बेसिकली 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुवांशिक विविधता क्या होती है? अनुवांशिक विविधता मतलब कि एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन। कहने का मतलब अगर देखा जाए
तो एक ही प्रजाति है, उसके जीन में जब चेंजेस हो जाता है तो इस परिवर्तन को हम लोग आनुवांशिक क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। ठीक है। और जो प्रजाति विविधता होती है, किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताना ही आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे प्रजाति विविधता क्या होती है, किसी समुदाय में प्रजाति की जो विभिन्न किस्में बताई जाती है, जैसे कि बिल्ली होती है उसकी कितनी आपकी विभिन्न किस्म होती हैं। जैसे आपका कुत्ता होता है, लेब्राडोर होता है, फिर आपका कोई जर्मन शेफर्ड होता है, इस तरीके से होते हैं कुत्ते। ठीक है, तो इस तरीके से जो विविधताएं होती हैं वो एक तरह से प्रजाति विविधता होती है। और सामुदायिक या पर्यटन विविधता होती है, जो अलग अलग आपके इकोसिस्टम होते हैं उसमें जो विविधता पाई जाती है ना, आपने लिखा एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच जो पाई जाने वाली विविधता होती है वो आपका एक तरीके से सामुदायिक आपकी या फिर पर्यटन विविधता होती है। अब जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं हम लोग, तो जैव विविधता का मापन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, दूसरा कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा आपका होता है यहाँ पे गामा विविधता या फिर गामा डाइवर्सिटी। बेसिकली अल्फा डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो समुदाय है या परितंत्र है उसमें जो विविधताएं पाई जा रही है ना, वो एक तरीके से देखा जाए आपका क्या कहलाता है, तो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाता है। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, यहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र जो शब्द लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो समुदाय या परितंत्र की विविधताएं पाई जाती है ना, उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। बीटा क्या होता है, तो परितंत्र जो परिवर्तन के साथ प्रजातियों की तुलना में विशिष्ट प्रजाति, कहने का मतलब मान लीजिए ये जो आपका एक अल्फा डाइवर्सिटी थी, यहाँ पे आप मान लीजिए क्या था, तो एक निश्चित क्षेत्र यहाँ पे मान लीजिए इसमें आपका एक तरीके से शेर कितनी प्रजाति है, पेड़ कितनी प्रजाति, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि इसमें से कुछ प्रजाति विस्थापित हो जाती हैं, ठीक है, परिवर्तन इनमें आ जाता है, तो वो एक तरीके से जो विविधताएं होती हैं उसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब परिवर्तन के साथ प्रजातियों की तुलना अर्थात विशिष्ट प्रजातियों के हिसाब से अगर चेंज हो जाती है तो आपका कहलाती है एक तरीके से, आपका देखा जाए यहाँ पे तो आपका परिवर्तन के साथ प्रजाति की तुलना में जो विविधता होती है वही आपका बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला इसमें देखा जाए जो गामा डाइवर्सिटी होती है ना, भौगोलिक क्षेत्र या फिर आवासों की जो प्रजाति होती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो और उनमें जो आवास है उनमें जो विविधता है प्रजातियों की पाई जाती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी। मतलब एक तरीके से देखा जाए गामा डाइवर्सिटी इस तरीके से मापा जाता है। तो जैव विविधता के मापन के ये 3 एक तरीके से कह सकते हैं कि तरीके होते हैं। अब जब विविधता प्रवणता क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप कभी भी इस तरीके से पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई और ये पोल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ, जब आप इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, जब आप पोल से इक्वेटर की साइड आएंगे तो जैव विविधता में आपकी क्या होगा, तो एक तरीके से बढ़ोतरी हो गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, या फिर ऊंचाई से जाएंगे और मतलब घाटी से ऊपर की ओर जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं चीज़ें। जैसे अगर बात करें यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर समांतर क्या होता है, जैव विविधता घटती है। और देखिए ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो इन्वायरमेंट एक बार मुझसे ही पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको कितनी चीज़ें आती है, रिवीजन चीज़ें माइंड में, आपका मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपके माइंड में है उसको फिर से थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से देख लें, ठीक, यही होता है ना। तो इस तरीके से अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे आप तो समांतर जैव विविधता घटती है, और जैसे ही पोल से आप इक्वेटर की साइड आएंगे तो जैव विविधता क्या होती है, तो बढ़ती है। इसके कारण है क्योंकि जैव विविधता के लिए क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर चाहिए, वर्षा चाहिए, तो इक्वेटर पर ज़्यादा है। अब पोल पे भैया ठंडी इतनी ज़्यादा है तो कहाँ से जैव विविधता पाई जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पर्वतीय भागों में क्या होता है, तो यहाँ ऊंचाई के साथ जैव विविधता में कमी आती है, ठीक है, कारण आपका ये तापमान व वर्षा दशाएं होती हैं। देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक अन्वेषण क्षेत्र होता है, जैसे जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है, जहाँ पे अन्वेषण क्षेत्र पाए जाते हैं ना वहाँ पे जैव विविधता की बढ़ोतरी पाई जाती है। बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो हॉटस्पॉट शब्द है, ये क्या होता है हॉटस्पॉट शब्द। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो एक तरीके से देखा जाए, एक पर्यावरणविद थे जिनका नाम था नॉर्मन मायर्स, इनके द्वारा इसका नाम दिया गया था, 1988 की बात है। दरअसल हॉटस्पॉट की बात करें तो क्या होता है, तो दरअसल एक क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पे उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक, ठीक है, संवहनीय पौधों की प्रजाति पाई जाती है। कहने का मतलब एक क्षेत्र होता है, जैसे कि आपको पता होगा भारत में जो ये वाला रीजन है आपका पश्चिमी घाट वाला, इसको हॉटस्पॉट में डाला गया है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र वाइज होता है। कहने का सिंपल सा क्षेत्र ये है कि उस क्षेत्र में मान लीजिए इस क्षेत्र में जो ये ए आपका ए क्षेत्र है, यहाँ पे ए क्षेत्र में क्या होगा, 1500 आपका स्थानिक जो प्रजातियाँ संवहनीय पौधों की या फिर अन्य जो प्रजातियाँ लगभग पाई जाती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक 70% प्रजातियों के ऊपर आवास नष्ट होने का खतरा बना हो, तो यही आपका हॉटस्पॉट कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर बात करें हॉटस्पॉट, अगर देखा जाए 2.5% क्षेत्रफल धारण करती है, जिसमें से 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और आपका भारत में जो वैश्विक जैव विविधता है उसका 16.9% जैव विविधता धारण करता है, ठीक।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो जैव विविधता के ह्रास से मतलब कमी के कारण क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर बात करें सबसे बड़ा कारण आपके यहाँ पे देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे तो आवास का या आवास में परिवर्तन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो उनका आवास है उसको अगर आप नष्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मर जाएंगे ना, जो जंतु तो हैं। तो आवास का विनाश मतलब आवास कहेंगे विनाश हो जाता है। जैसे जंगल है उसको काट के हम क्या कर रहे हैं, बसने के लिए जगह हमें चाहिए तो काट दे रहे हैं वन को। वहाँ पे जो जीव जंतु थे, जो विविधता थी खत्म हो रही है ना। तो सबसे पहला आवास में परिवर्तन, फिर आपका विदेशी प्रजाति का कोई आगमन हो जाता है, कोई ऐसी प्रजाति आ जाती है जो कि एक तरीके से उस इन्वायरमेंट में पता चला सबको खा गई या फिर सबको नष्ट कर दी, ठीक है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि भी जो जैव विविधता है उसकी कमी के लिए कारण है। शिकार भी हो सकता है, जैसे कि अलग अलग जीव जंतुओं का हम शिकार कर रहे हैं। बाढ़ या भूकंप हो सकती है, ठीक। वनों का अतिदोहन तो सबसे बड़ा कारण में आता ही है। तो इस तरीके से ये जैव विविधता की कमी के कारण है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा जैव विविधता का महत्व क्या है, इसके उपयोग क्या है। देखिए जैव विविधता का क्या महत्व हो सकता है, तो इसका महत्व ये है कि पारिस्थितिकीय महत्व बहुत ज़्यादा है। इससे इन्वायरमेंट प्रॉपर अच्छा बैलेंस बना रहेगा। पारिस्थितिकीय महत्व में अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए औषधि प्राप्त होगी, हमें सौंदर्य पूर्वक महत्व मिलेंगे, पर्यटन के क्षेत्र अच्छे खासे विकसित होंगे, ठीक है। उत्पादन स्रोत बहुत अच्छे मिलेंगे। और कृषि में जैव विविधता का महत्व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। तो इस तरीके से जैव विविधता के सब महत्व होते हैं। अब बात करें भारत में जो प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, वो अगर देखा जाए यहाँ पे तो इंडो वर्मा क्षेत्र है पहला, ठीक है। फिर आपका हिमालयन क्षेत्र में आपका देखा जाए तो पूर्वी हिमालय, हिमालय क्षेत्र में पूरा मत करिएगा, जो पूर्वी हिमालय ना, पूर्वी हिमालय है वो, ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय जो है, पश्चिमी घाट व श्रीलंका वाला क्षेत्र हो गया, फिर सुंडालैंड वाला क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से ये 4 आपके हॉटस्पॉट हैं भारत में। अब बात करते हैं हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो आपका बायोडाइवर्सिटी इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैव विविधता का जो संरक्षण होता है 2 प्रकार से, एक आपका इन सीटू होता है, एक आपका इन सिटू होता है, एक आपका एक्स सीटू होता है, ठीक है। एक्स सीटू होता है, ये क्या होते हैं थोड़ा सा आइए समझते हैं। देखिए इन सिटू का मतलब यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपको समझा दूंगा, बस आप समझ जाएंगे, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, स्थानिक संरक्षण इसको कहते हैं हिंदी में। दरअसल यह जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके जो क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे वो रहते हैं, निवास करते हैं, या फिर उनका जो हैबिटाट है वहीं पे इनका संरक्षण प्रदान किया जाए। कहने का मतलब मान लीजिए ये पूरा एक वन है, इस तरीके से एक वन है। अब यहाँ पे एक कोई प्रजाति है, अब इसके ऊपर मतलब खतरा मंडरा रहा है कि ये विनाश, इसका मतलब ये खत्म होने वाली है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो संरक्षण अगर इसी वन में ही करेंगे, इसी जंगल में ही करेंगे, तो ये इन सिटू में आता है, इन सिटू में आता है, ठीक। इस तरीके से समझिए। इसके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडलीय जो क्षेत्र हो गया, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हो गया, पवित्र उपवन हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग मत मिस करिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैव विविधता से हर साल प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रश्न आते हैं। जो भी आपके आर में 5-6 प्रश्न आएंगे यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बात करूं मैं थोड़ा सा, जो वनस्पति आपका उद्यान होता है जिसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट में नहीं आता है, ये एक्सटीट्यूट में आता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक्सटीट्यूट क्या होता है। देखिए एक्सटीट्यूट की बात करूं मैं, जो या बाह्य क्षेत्र कहते हैं संरक्षण, या फिर जो अन्यत्र संरक्षण कहते हैं इसको, ठीक। बेसिकली जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके पास क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब अब यही जंगल था, अब यहाँ पे एक पौधा था जो कि मान लीजिए क्या होता था, इसके ऊपर मतलब खतरा मंडरा रहा था कि अब एक तरीके से पूरा विलुप्त के कगार पे है। अब इसको हम लोग लेके आएंगे, इस तरीके से एक लैब होगी, उस लैब में रख के इसका पूरा इसकी बढ़ोतरी करेंगे धीरे धीरे। तो जब यहाँ से लाके यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से इसका कंजर्वेशन, तो ये कहलाएगा एक्स-सिटू। क्या कहलाएगा, एक्स-सिटू। तो इस तरीके से इसके भी एग्जाम्पल बहुत जरूरी है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे वनस्पति उद्यान, जो बीज बैंक होता है, जीन बैंक होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जो बहुत कम टेम्परेचर पर किया जाता है, ठीक है। जंतु आपका उद्यान हो गया। इसके बाद कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि से निर्मित जो चीज़ें की जाती हैं, तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये भी आपका एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य फिर देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता जो कार्य योजना ये 2008 में आई थी, ये सब मैचिंग में आएंगे, ठीक है, ये सब मैचिंग में आते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में, आपको बता चुका 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा IUCN की, ठीक है। IUCN की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है ना। इसका पुराना नाम था, अब तो इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ना, पुराना नाम ये था, माफ करिएगा, ठीक है। देखिए IUCN क्या करता है, तो ये एक सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों को अपने सदस्य के रूप में शामिल करता है। इसे UNO के पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त है।
पूर्ववर्ती नाम आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन एट नेचर है। इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को। कई बार मैचिंग में आया हुआ है, ठीक है। और 1956 में इसका जो नाम है ये आयुष्मान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, लेकिन 1948 याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1948 में होती है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे रेड डाटा जो आपकी बुक होती है, क्या होती है रेड डाटा बुक। बेसिकली रेड डाटा बुक जो होती है, इसकी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो ये आयुष्मान के द्वारा 1966 से स्टार्ट की गई है, ठीक है। और जो आयुष्मान है, अगर यहाँ पे देखा जाए 1966 से स्टार्ट की गई है, और ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका एक तरीके से देखा जाए मुख्यालय है। विलुप्त होने की कगार पर जो खड़े संकटग्रस्त पौधे हैं या फिर पशु हैं, उनकी सूची जो तैयार की जाती है वही रेड डाटा आपकी बुक होती है। इसमें पिंक पेज जो होता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए, मतलब लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए दर्शाया जाता है। आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें प्रजातियों के 9 समूहों को बांटा गया। कितने 9 समूहों में बांटा गया। जैसे आपका एक्सटिंक्ट होती है, एक्सटिंक्ट मतलब होता है जिस प्रजाति की कोई भी सदस्य जीवित ना हो, वो एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड मतलब जिस प्रजाति की समस्त प्रजाति उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हो, ये आपका एक तरह से ये कहलाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या कहलाती है, प्राकृतिक आवास जो है उससे विलुप्त होने का खतरा बना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहलाती है। अगर बात करें इंडेंजर्ड क्या होती है, इंडेंजर्ड बेसिकली जिन प्रजातियों का वनों में से विलुप्त होने का खतरा बना हो वो कहलाती हैं। वनरेबल क्या होती है, तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, वो वनरेबल कहलाती हैं। नियत थ्रेटेड क्या होता है, तो भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावनाएं जिन जीव जंतुओं पे या फिर पौधे पे बनी होती है वो होती है। लीस्ट कंसर्न क्या होता है, प्रजातियों का एक तरह से प्रजाति को बहुत कम खतरा हो। और डाटा डिफिशियंट क्या होता है, प्रजाति के बारे में आंकड़े की कमी हो। और नॉट इवैल्यूएट ये हटा दीजिए, दरअसल आयुष्मान के संरक्षण मापदंड पर आकलन नहीं किया गया है, ठीक। यहाँ पे एक नोट दिया है, नोट थोड़ा सा देखा जाए तो आयुष्मान ने आधिकारिक तौर पर अपना जो ग्रीन स्टेटस है उसे जारी किया है। यह प्रजातियों की जो रिकवरी होती है ना उसके आकलन करने और संरक्षण प्रभाव का मापन करने वाला पहला वैश्विक मानक है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे जो ग्रीन स्टेटस आयुष्मान जारी करता है वो क्या होता है, तो ये होता है जो प्रजाति है ना उसमें कितना रिकवरी हो रही है उसका आकलन करता है, ठीक है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो आपकी स्पेसीज है उनमें कभी कभार पूछ लेता है, तो यहाँ पे देखिए लंबी चोंच वाला गिद्ध है, बौना हॉग है, इस तरीके से श्वेत पेट वाला बगुला है, नामदफा उड़न गिलहरी है, ठीक है, घड़ियाल भी है, ठीक है। ये याद रखिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। लाल सिर वाला गिद्ध है और आपका ये है। यहाँ पे अगर बात करें जो आपका टाम्ब, यहाँ पे देखिए टाम्ब लाकोक, दरअसल ये मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, ठीक है। ये वृक्ष है, अन्य नाम इसका डोरो वृक्ष है, विलुप्त के कगार पे है, ठीक, याद रखिएगा। अब बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित जो निकाय है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, राष्ट्रीय वन्यजीव आपके बोर्ड है। अब बात करते हैं जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 वाला। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिंपल से ये समझेंगे कि जो संशोधन के पीछे उत्तरदायी कारण थे, क्या कारण थे, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे उत्तरदायी कारण थे ये कि औषधीय खेती को बढ़ावा देकर औषधीय पौधों पर दबाव कम करना है, कुछ प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना है, ठीक है, और भारतीय चिकित्सक पद्धति पर जोर देना है, ये भी याद रखिएगा। और साथ साथ अनुसंधान, पेटेंट, वाणिज्य उपयोग सहित विदेशी जो निवेश है उनके आकर्षित करना है, और इसके साथ साथ अनुसंधान से जुड़े प्रक्रिया पर त्वरित सहायता प्रदान करना है। 2021 विधेयक में शामिल बातें ये हैं कि जैविक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने हेतु छूट अब मिल गई है। जैव संसाधन तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच का सरलीकरण, कुछ अपराधों की प्रकृति में कटौती, इस तरीके से चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और जो BMC होता है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, उससे संबंधित प्रावधान आपके यहाँ पे किए गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं राज्य संकटपन प्रजाति की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। देखिए अगर बात करें हम लोग ना जो राज्य संकटापन प्रजाति घोषणा कर सकते हैं, जैसे कि NBA होता है ना, जैसे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का विस्तार होता है। यहाँ पे देखिए 4 प्रतिनिधि होते हैं इसमें स्टेट डायवर्सिटी बोर्ड में, ठीक। इस तरीके से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। यहाँ पे देखा जाए परिभाषा में परिवर्तन थोड़ा सा किया गया है, तो जैव उपयोग शब्द को हटा दिया गया, जैव संरक्षण को पुनः परिभाषित किया गया इस तरीके से। तो जो आपका वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 है, इसमें क्या किया था, इसकी पृष्ठभूमि 1972 का जो अधिनियम है ना उसके बारे में 21 में क्या हुआ, इसकी 21 के माध्यम से थोड़ा प्रस्तावित संशोधन किया गया है। जैसे अनुसूचियों का युक्तिकरण, विशेष रूप से संरक्षित जीवों को पीड़क प्रजातियों के लिए बनाई गई जो सूची है उसको हटाकर साइट्स के परिशिष्ट में सूचीबद्ध करने के लिए एक आपके यहाँ पे देखा जाए नई अनुसूची आपको यहाँ पे देखा जाए तो जोड़ी गई है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए साइट्स के क्रियान्वयन के लिए नया जो अध्याय है वो 5ख जोड़ा गया, जिसमें इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे प्राधिकारियों का पदनाम होगा, जिससे प्रबंधन प्राधिकारी, इस तरीके से चीजें होती है। पहचान चिन्ह होगा, पंजीकरण पत्र होगा, बैरन का नियंत्रण। यहाँ पे देखिए कैद जीओ को सौंपने के लिए एक नई धारा 42 से बनाई गई है। बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, महाराष्ट्र राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में मुंबई जो है वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रोडमैप तैयार करने वाला भारत का पहला
ठीक है। भारत का पहला राज्य बना, साथ साथ भारत का जो एक तरीके से देखा जाए मतलब भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का भी ये पहला शहर बना है। अब भारत का तो 2070 तक है, ठीक है, जी शून्य कार्बन इमिशन का जो एक तरह से लक्ष्य है। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जब विता दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को, सॉरी 22 मई को, माफ करिएगा फरवरी निकल गया, 22 मई को 2021, 22, 23 की थीम है, 24 की थीम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बातें करें तो हाल ही में आपको पता है कि यहाँ पे जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको सीबीडी कहते हैं 2022 में, तो ये तो 2022 में 2 साल के बाद होती है ना, तो 24 में हुई है, तो इसको देख लीजिएगा जो आपका लेटेस्ट है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, पुराना थोड़ा सा है। और इस तरीके से 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा करने का आह्वान करता है, जहां भारत की पहले की लगभग 27% क्षेत्र को आईची लक्ष्य जो था ना उसके तहत सीबीडी के संरक्षित करने की सूचना है। तो ये थोड़ा सा पुराना है इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य इनको देख लेते हैं। जैसे यूएनओ ने 2001 से 20 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता जो कार्य योजना 2008 में अपनाई गई थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में स्थापित की गई, कहाँ पर मुख्यालय चेन्नई में। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और छोटा जो है साउथ बटन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क जो कि 1977 में आपका देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसको इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन कहते हैं, इसका विस्तार 10 किलोमीटर तक हो सकता है। मैन एंड जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक, इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो यूनेस्को द्वारा 1971 में संचालित किया गया था। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिनमें से यूनेस्को की मान्यता प्राप्त 11 है। भारत में 1986 में राष्ट्रीय बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। बायोस्फीयर की संरचना इस प्रकार होती है, थोड़ा सा देख रहे, कोर है, बफर है और आपका ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक। प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 1983 से 2000 इस तरीके से, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा जो राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान है 2017 से 31 तक है, ठीक है। भारत में मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर देखा जाए मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अंडमान निकोबार के 15 द्वीपों को मिलाकर बना है क्या, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फूलों की घाटी आपको पता है, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है भितरकनिका उड़ीसा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रवाल भित्ति की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा अगर हम लोग समझें यहाँ पे प्रवाल, तो प्रवाल क्या होती है, तो प्रवाल एक चूना प्रधान जीव होता है जो कि मुख्यतः कठोर जो संरचना होती है उसके वाले मतलब एक रचना उस खोल में रहता है, जिसमें मुलायम जीव रहते हैं, ये प्रवाल कहलाते हैं। मुख्य रूप से उसका कटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री 9 से 30 डिग्री साउथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही चीजें पूछ ली जाती हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। साथ साथ में प्रवाल कम गहराई में अर्थात आपका 200 से 250 मीटर की गहराई मतलब सॉरी फीट पर ही रहते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात ये मर जाएंगे। प्रवालों के विकास के लिए जल का अवसाद रहित मतलब अवसाद साफ मतलब जल जो बहुत साफ नहीं लेकिन कुछ साफ होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का जो मुख है उनका जो मुख है वो बंद हो जाता है और वो मर जाते हैं। जब कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसके शरीर पर कड़ी मतलब एक कड़ी के रूप में क्या होता है विकसित हो जाता है। प्रवालों को समुद्र की वर्षावन कहते हैं, मतलब जो प्रवाल है उनको समुद्रों का वर्षावन कहते हैं, याद रखिएगा। आकृति देखा जाए तो इसकी आकृति वृक्ष की टहनियों और शाखाओं की तरह हो जाती है। इस तरह की वह एक दीवार का विकास करते हैं। इस दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल कहा जाता है, ठीक है। प्रवाल भित्ति के प्रकार देखा जाए, तटीय प्रवाल होता है, अवरोधक प्रवाल होता है, आपका वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है, मतलब जो लक्षद्वीप वाला है ना एक तरीके से देखा जाए। वैसे तो लक्षद्वीप आपका अटॉल है, इसको अटॉल कहते हैं यहाँ पे। वलयाकार जो होता है अटॉल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से जो घोड़ा इस तरीके से होता है, घोड़े के पैर पहना जाता है, इस तरीके से बनता है, ये अटॉल होता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप इसी का इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें तटीय प्रवाल क्या होता है, देखिए तटीय प्रवाल सिंपल सा देखा जाए जो महाद्वीप होते हैं या फिर द्वीप तट होते हैं उनसे लगी प्रवाल भित्तियां जब बनती हैं वो तटीय प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं। हालांकि ये भित्तियां तट से सटी होती हैं, ये याद रखिएगा, ये जो प्रवाल तटीय प्रवाल भित्तियां तट से सटी होती हैं, परंतु कभी कभी इनके साथ स्थल भाग बीच अंतराल हो जाता है तथा उनमें लैगून झील का निर्माण हो जाता है जिसे बोर चैनल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तटीय प्रवाल होते हैं, इनका विस्तार देखा जाए तो फ्लोरिडा में, दक्षिण फ्लोरिडा में, अंडमान एंड निकोबार जो है इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है तटीय प्रवाल का। मन्नार की खाड़ी के निकट हो जाएगा, सोसाइटी द्वीप समूह जो है आपका वो हो जाएगा। अवरोधक प्रवाल क्या होते हैं भैया, अवरोधक प्रवाल की बात करें, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करें अवरोधक जो होता है ना, अवरोधक जो एक तरीके से प्रवाल भित्ति होती है इनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रवाल भित्ति अन्य दोनों प्रकार की जो प्रवाल भित्ति हैं उनकी तुलना में थोड़ा विशाल होती हैं। इनका विकास तट के समानांतर में होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर से थोड़ा सा तट से दूर होती है। देखिए यहाँ पे ये सागर तट इससे थोड़ा सा दूर बनती है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बहुत एक तरह से लंबी आपकी प्रवाल भित्ति है, लगभग 1900 किलोमीटर है ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखा जाए वलयाकार जो प्रवाल भित्ति है, ये अंगूठी जो होती है ना या फिर घोड़े के नाल की आकृति की होती है।
इनके बीच में लैगून होता है, इनके बीच बीच में खुले जो भाग होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण खुले सागर और लैगून का संपर्क बना रहता है। उदाहरण के लिए आपका यहाँ पे फिजी अटॉल तथा जो एलिस द्वीप है, एलिस द्वीप में जो आपका फूना फूटी अटॉल है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर थोड़ा सा नोट देखा जाए, प्रवाल में रंग के कारण जो होता है, जो प्रवाल में रंग पाया जाता है रंग बिरंग का, वो जू जैंथरी नामक एक आपका क्या होता है बताइएगा, एक एल्गी होता है, उसके कारण होता है ना, उसके कारण होता है। ठीक है। और प्रवाल एक जीवित प्राणी है। प्रवाल जू जैंथली के साथ सहकारिता से रहता है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो जू जैंथली यहाँ पे क्या करता है, भोजन देता है कोरल, और कोरल उसको आवास देता है ना, यही है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो दरअसल ये क्या है कि अभी हाल ही में थोड़ा सा चर्चे में था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि हाल ही में वैश्विक भू प्रवाल भित्ति निगरानी रिपोर्ट आई थी। तो ये थोड़ा सा पुरानी रिपोर्ट है, इसको क्या देखें हम लोग, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रवाल भित्तियों के समक्ष खतरे क्या हैं। तो महासागरीय अम्लीकरण है, प्रवाल विरंजन, यहाँ पे देखा जाए जल प्रदूषण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, मैंग्रोव वनों का विनाश, और प्रवाल तूफान जो था मछली पकड़ने से विनाशकारी और असाधारणीय पद्धति जो पर्यावासों का विनाश भी होता है। तो इस तरीके से प्रवाल भित्तियों के समक्ष खतरे यही हैं। अब प्रवाल भित्ति के नष्ट होने के कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रवाल विनाश हो जाती है, विरंजन हो जाता है। समुद्र जलयानों का प्रभाव है, समुद्र में कचरे तेल का रिसाव है, परमाणु आपदाएं हैं। ठीक है, एलिनो की घटना, एलिनो जब आता है 1 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। संक्रामक रोग है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखें, जैसे व्हाइट बैंड डिजीज है, ये सब प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के कारण है। अब यहाँ पे प्रवाल जो देखा जाए भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये आपके क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद देखा जाए संरक्षण के उपाय क्या है, तो तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली, जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे लैंड ओशन इंटरनेशनल इन कोस्टल जोन्स है, एकीकृत एक तटीय आपका कह सकते हैं और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन, इसके द्वारा ताप जनित दबाव का आकलन करने हेतु प्रवाल विरंजन की चेतावनी प्रणाली बना के भारतीय वन्यजीव न्यास और गुजरात विभाग द्वारा कोरल रीफ एक तरीके से रिकवरी प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो प्रवाल भित्तियों के लिए वैश्विक कोष आपका देखा जाए इस वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान सार्वजनिक और निजी भागीदारी की गठबंधन के साथ शुरू किया गया था। 10 वर्षीय तथा $625 मिलियन आपका जो यूएन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड था, उसके द्वारा प्रकाशित ये पहला संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट था, एक तरीके से फंड था जो विशेष रूप से सतत विकास जो लक्ष्य 14 है जल के नीचे जीवन पर केंद्रित था। ठीक है, आपको जो एसडीजी गोल है 14 उसमें पता नहीं, जल के नीचे जीवन केंद्रित था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें पर्यावरण व पर्यावरणीय संकल्पना, तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिंपल सा समझा जाए तो परिधन आवरण से मिलकर बना है। परिधन आवरण से मिलकर बना है क्या आपका पर्यावरण, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे देखा जाए तो जीव के चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, जब आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है, उसको नजर रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना यूएनओ ने साल 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन में पर्यावरण और प्रदूषण पर पहला जो सम्मेलन आयोजित किया था, उसके बाद से प्रत्येक 5 साल मतलब प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस तरीके से देखा जाए 5 जून को आपको पता है कि क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये थीम 2024 की थीम देख लीजिएगा। पर्यावरण के संगठन क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, तो देखिए जैविक संगठन होते हैं, अजैविक संगठन होते हैं और थोड़ा सा ऊर्जा के संगठन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैविक और अजैविक थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जैविक में वो होते हैं जिनमें जीव होता है, जैसे पादप हो गए, जीव हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए। लेकिन अजैविक जो संगठक होते हैं वो बहुत जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, अक्षांश हो गया, ये सारी चीजें। और ऊर्जा संगठन में सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण के घटक में देखा जाए तो देखिए मानव है, फिर मानव निर्मित है, फिर प्राकृतिक है। तो मानव में अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो देखिए व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, अन्य, ये भी पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, फिर मानव निर्मित स्मारक, उद्योग, पार्क, इमारत, ये सब है। और प्राकृतिक में स्थल मंडल, आपको यहाँ पे देखा जाए जल मंडल, वायुमंडल, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे धारणीय जो सतत विकास है, इसकी बात करें जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर देखा जाए सतत विकास की संकल्पना, सबसे पहले सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में दरअसल क्या हुआ था, WCED के ने एक हमारा साझा भविष्य अर्थात आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट दी थी, जिसे द ब्रेटन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना, देखिए यहाँ पे सुनिएगा, इसकी परिभाषा किसकी, धारणीय विकास की या धारणीय विकास के साथ साथ सतत विकास की, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करता है, वो सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो समता और न्याय की स्थापना करना इससे था।
और साथ साथ में दुरुपयोग और व्यर्थ उपभोग पर नियंत्रण था। प्रौद्योगिकी व तकनीकी की खोज जो कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करे ऐसा करना था। संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना था। देशों के बीच शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना था। ठीक है, इस तरीके से सतत विकास के मूलभूत जो विचार है, फंडामेंटल आइडियाज ऑफ जो SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे कि नवीकरणीय है, प्रतिस्थापन है, अंतर्निर्भरता है, अनुकूलशीलता है, इस तरीके से चीजें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सतत विकास को प्राप्त करने की रणनीति, जैसे ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनका उपयोग, स्वच्छ घरेलू ईंधन, पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों के प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि को थोड़ा कम करना, पारिस्थितिक संरक्षण करना, इस तरीके से चीजें कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे SDG जो गोल है 2030 तक हमें अचीव करना है ना, 17 लक्ष्य हैं, तो इसको 2030 तक हमें अचीव करना है। ठीक, अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम IUCN द्वारा किया गया था, मतलब दिया गया था, तो इसे यहाँ पे देखा जाए किया गया था। धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है 1987 में, उसमें किया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में की गई थी। और छाता जो विधान होता है, एक तरीके से देखा जाए पर्यावरण से संबंधित 1986 में आया था। और RIO+5 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। SDG पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते व अभिसमय, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो 1992 में 100 से अधिक देशों के शासनाध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण से और शासन तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान हेतु इकट्ठा हुए थे, जिन्हें हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। जलवायु परिवर्तन अभिसमय प्लस जैव विविधता अभिसमय पर हस्ताक्षर यहाँ पे हुआ था, जो कि आपको 1992 में क्या होता है, तो जो एजेंडा 21 होता है, या फिर एक तरीके से देखा जाए जो आपका 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। अब इसके बाद RIO+10 आता है, मतलब 10 वर्ष बाद 2002 की बात है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन इसको कहते हैं। ठीक है, इसी को दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, नो एज पृथ्वी सम्मेलन। RIO+20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। इसका उद्देश्य ये था, 2012 की बात है ये। ठीक है, गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास था। और इसका प्रकाशन WTO द्वारा द फ्यूचर ऑल वांट के नाम से हुआ था। SDG इंडेक्स की अगर बात करें यहाँ पे 2020 से 21 तक इस तरीके से रिलीज हुआ था, तो थोड़ा सा ये पुराना डाटा, इसको हम नहीं देखते हैं। 17, अब यहाँ पे 17 विकास जो लक्ष्य है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से हर साल ये यही तो एक टॉपिक है जो कि आउट है, मतलब यहाँ से प्रश्न बनना है। SDG लक्ष्य 1 क्या है, तो गरीबी के सभी रूप जो है उनको पूरे विश्व से समाप्त करना। SDG 2 में क्या है, भूख की समाप्ति। SDG 3 में क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। SDG 4 में क्या है, समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। SDG 5 में क्या है, लैंगिक समानता। ठीक है, और SDG 6 में क्या है, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन। SDG 7 में सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ तथा आधुनिक जो ऊर्जा का पहुंच है। SDG 8 में आर्थिक विकास और उत्पादन, रोजगार तथा बेहतर कार्य बढ़ावा देना है। SDG 9 में समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। SDG 10 में देशों के बीच व्याप्त असमानता को कम करना है। SDG 11 में टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है। SDG 12 में आपका देखा जाए तो अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। SDG 13 में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है। SDG 14 में महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। ठीक है, SDG 15 में स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली सुरक्षित, जो जंगल है, भूमि संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करना है। SDG 16 में शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना है। SDG 17 में आपका वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना। एक नजर आपको देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य देखा जाए, जैसे कि हरित अर्थव्यवस्था के लिए आपको यहाँ पे पेज द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी 2012 में एक तरीके से देखा जाता हुए ब्राजील के RIO+20 कॉल ऑफ एक्शन परिणाम के तहत लाया गया था। ठीक है, COP 26 की बात करें तो ये करंट का नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन की कटौती करना, ये COP 26 में लक्ष्य रखा गया था। और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना सबके लिए बताया गया था। ठीक है, 2030 तक भारत अर्थव्यवस्था की कार्बन जो तीव्रता 45% कम करना है। ये चीज थोड़ा सा याद रखिए, 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये भारत द्वारा प्रस्तुत अर्थात पंचतंत्र या फिर पंचामृत। ठीक है, 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक,
कार्बन चक्र और जल चक्र की बात करें, कार्बन चक्र और जल चक्र तो बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है कार्बन चक्र। बेसिकली कार्बन चक्र की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जो हवा, जमीन, पौधे, जानवर और जीवाश्म ईंधन के माध्यम से चलता है। लोग और जानवर हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण को मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अवशोषित करते हैं और वायुमंडल में वापस ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब सिंपल, हम क्या करते हैं, हम कार्बन को छोड़ते हैं, कार्बन हमसे छूटती है एक तरीके से, जो आपके सड़े गले तत्व तो वहां से कार्बन निकलती है, जो कि पौधे लेते हैं, पौधे कार्बन से खाना बनाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, यही आपका कार्बन चक्र कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जल चक्र, जल चक्र क्या होता है, तो जल चक्र के रूप में हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है तथा ऑक्सीजन संमित रूप से समस्त जीवों के सकल जो भार है उनके लगभग 80% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है, इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए सिंपल सा क्या है, ये पूरा पानी है, समुद्र है, सूर्य देवता जी की रोशनी पड़ी, पानी गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठा वाष्पीकरण के द्वारा, बादल बना, फिर से बारिश हुई, फिर से वहीं पे आ गया, तो ये जल चक्र है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ये सब करंट की चीज़ें, जिनको हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चलिए अभी यहाँ पे प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन जो है उनके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले चिपको आंदोलन, कई बार पूछा गया है ना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चिपको आंदोलन बेसिकली अगर देखा जाए तो चिपको आंदोलन जो मुख्य रूप से महिलाओं के आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था वर्तमान उत्तराखंड जो राज्य है ना, उसे गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो अपनी एक तरह से किसके लिए, तो पारिस्थितिकीय और भूकंप प्रदर्शनकारी नदी और सीधी खड़ी दुर्गम घाटियों के लिए जाना जाता है। इस तरीके से हुआ यह था कि 1973 की बात है यहाँ पे, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में रेडी गांव था, वहाँ पे क्या हुआ था, तो पेड़ों की कटाई की जा रही थी। इसी को रोकने के लिए आंदोलन चला गया था। आंदोलन का कारण 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी, जो कि पर्यावरण की मतलब कि ह्रास के लिए किसी कमी का कारण था। तो 1973 में डेट बहुत याद रखिएगा, थोड़ा सा नेता याद रखिए यहाँ पे। अगर नेता की हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, आंदोलन के नेता यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था, या फिर महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या द्वारा इसमें सहभागिता देखी गई थी, जिसके कारण से इको नारी अधिकारवाद आंदोलन भी कहा जाता है। 1987 में इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड प्राइज भी दिया गया। इस आंदोलन का नारा था, जंगल के एक हैं उपकार, मिट्टी पानी और बयार, इस तरीके से मिट्टी पानी। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली देखा जाए थोड़ा सा, ये भी आपका उसी क्षेत्र में होता है, उत्तराखंड में ही होता है। तो गंगा की भांति नर्मदा एक पवित्र नदी है। ठीक है, और माफ करिएगा मैं बता रहा हूँ उधर ही होता है, माफ करिएगा। ठीक है, तो गंगा की भांति नर्मदा एक पवित्र नदी है और उसके उद्गम स्रोत से ही ये भारत की सबसे अधिक सुंदर नदी है। इसके अलावा भारत की सभी नदियों में कोई भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, आंदोलन का विरोध नर्मदा नदी पर बनाई जा रही जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना, उसको रोकने के लिए चला गया था। आंदोलन के पीछे उत्तरदायी कारण क्या थे, तो पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा मुद्दा था, आदिवासियों और किसानों की आजीविका से जुड़ा था, विस्थापित और जलमग्न होने का खतरा था यहाँ पे। ठीक है, और बेसिकली स्थान देखा जाए गुजरात सरदार सरोवर परियोजना बन रही थी। ठीक है, आंदोलन के जुड़े नेता यहाँ पे देखा जाए तो मेधा पाटेकर, बाबा आमटे तथा अरुंधति राय थी। एपिको आंदोलन ये आपका दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, दरअसल 1983 की बात है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध का कारण था पेड़ों की कटाई। नेतृत्व यहाँ पे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, अन्य समर्थन करता उसमें पुरुष और महिला बच्चे दोनों थे। लोगों ने सलकानी से 5 किलोमीटर चलकर कला से वन वृक्ष को गले लगाया था। ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन ये 1973 का है। ये आंदोलन आपको पता है कि केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वन है उनको बचाने के लिए कांति पूजा नदी पर बनाए जा रहे जो जल विद्युत प्रोजेक्ट उसके विरोध में हुआ था। ठीक है, तो डेट बहुत जरूरी, डेट भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्थानीय प्रजाति की बात करें यहाँ पे, तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे देखिए, स्थानीय प्रजाति यहाँ भी यह भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ इस तरीके से आपका यहाँ पे पाई जाती है। घाटी को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, जो आपका साइलेंट वैली पार्क है वो नेशनल पार्क है ना, 1950 में घोषित किया गया था। अपडेट अगर देखा जाए तो केरल का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत ये एक सेमी हाइट स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट भी है। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। या मिट्टी बचाओ आंदोलन तो 1977 में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। होशंगाबाद में तवा नदी पर तवा बांध के कारण जल भराव और जो सैनिटी है उसके विरोध में मतलब लोटता के कारण होता है। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में सिंहभूम जिला अर्थात वर्तमान में झारखंड में साल के पेड़ को टीक के वृक्ष से स्थानांतरित करने की सरकारी योजना के खिलाफ था। आर्द्र भूमि अर्थात रामसर समझौते की अगर बात करें तो दरअसल दलदल पंग भूमि ये जो होती है ना, इस तरीके के इसके संरक्षण की जो बात होती है वो आर्द्र भूमि होती है। देखिए आइए थोड़ा सा आप देख लेते हैं आर्द्र भूमि का वर्गीकरण। तो समुद्र तटीय आर्द्र भूमि
अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, मानव निर्मित आर्द्रभूमि। तो समुद्र तटीय आर्द्रभूमि में जैसे देखा जाए तो आपका कोरल रीफ, इस तरीके से लैगून, मैंग्रोव, ज्वालामुख आ गए। अंतःस्थलीय में झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम, जो क्रीक होता है, अनूप, ये सब आ गए। इसमें क्या होता है, जो मानव निर्मित होती है, एक बार तालाब, सिंचित कृषि, ये सब चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब आर्द्रभूमि संरक्षण पर जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, आपको पता होगा। ये रामसर जो कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक शहर है, दरअसल संसाधन की सुरक्षा प्लस मुक्ति आयोग की रूपरेखा में बनी थी। नोट अगर देखा जाए, रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्तमान में 169 देश इसमें शामिल है। 1975 में ये लागू हुआ था। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, यूएनओ से संबंध इसका नहीं है, किसका, तो रामसर सम्मेलन। ठीक है, इस तरीके से आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक फरवरी को, मतलब प्रत्येक माह फरवरी में 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के उपाय, तो 1985-86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा, इसमें 115 आर्द्रभूमि को चयन किया गया था, उस समय की बात है। अब इसका नाम राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण प्लस प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है, गहन संरक्षण के उपाय करना, कार्यक्रमों की निगरानी करना, आर्द्रभूमि की सूची तैयार करना। ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण निम्न प्रक्रिया शामिल है, जैसे सुरक्षा, 68 आर्द्रभूमि संरक्षित, योजना प्रबंधन तथा निगरानी, व्यापक सूची, विधान, अनुसंधान कार्य। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा लैगून जो है ये लक्षद्वीप में मिलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर मैं बात करूँ, तो भारत 1982 में रामसर जो आपकी संधि उसमें शामिल हुआ था। भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रफल कुल आपका भाग 4.63 है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अपडेट नहीं है। शीर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो आपका वेवनाथ झील है केरल में। सबसे कम आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्र जो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में पड़ती हुआ है। यहाँ पे तो 89 हो गई है, वर्तमान में 89 है। ये 75 पुराना है ना, थोड़ा सा 89 है। ठीक, चलिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है आपका यहाँ पे देखा जाए, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड बेसिकली थोड़ा सा समझिएगा, जो भी आपकी यहाँ पे आर्द्रभूमियाँ होती है ना, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमि को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गया। यह रामसर अभिसमय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर नोट में देखा जाए, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के स्थानों जो स्थल है उनको कॉप की सहमति से ही हटाया जा सकता है। इसे रामसर सूची के अंग के रूप में रखा गया। ठीक है, वर्तमान में अभी भी 2 स्थल को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, ठीक है, और दूसरा आपका लोकटक झील मणिपुर वाला है। ठीक, मणिपुर की जो झील है, इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ तैरता हुआ एक विद्यालय भी है, 2016-17 में बनाया गया था। यहाँ ये दुनिया का, वो भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक जीव पाया जाता है, संगाई हिरन, इसके लिए ये जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो भारत की आर्द्रभूमियाँ हैं, जो कि संख्या 89 है, करंट अफेयर मैंने पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अपडेटेड डाटा होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे वेटलैंड जो आपके महत्व होते हैं उनके, तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इनको कहा जाता है कार्बन सिंक, इनको कहा जाता है, मतलब ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, अवसादों को सोखती हैं, और समस्त जीव जो तंत्र है उसका 60% आवास क्षेत्र ये प्रतिरोध इस जो आपका होता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मरुस्थलीकरण जो होता है इसकी बात करें, तो मरुस्थलीकरण आज विश्व पटल पर एक क्या है, विकराल समस्या के रूप में उभरा है। प्राचीन से ही कई बड़ी सभ्यताएं थी, उनके विनाश का कारण मरुस्थलीकरण रहा है। इसके प्रभाव के सभी प्राणीजात, पर्यावरण, जलवायु तथा मृदा पर बुरे असर पड़ते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रभाव देखा जाए तो जैसे पर्यावरण प्रभाव पे मृदा अपरदन होगा, वनस्पति विनाश, इस तरह से लवड़ियों में वृद्धि। ठीक है, आपका मरुस्थल का विस्तार, सामाजिक प्रभाव देखा जाए भूखमरी, स्वच्छ पानी की कमी, बीमारियां, पलायन होगा, आर्थिक महत्व, अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, आयात में वृद्धि होगी, निर्यात में कमी होगी, सरकारी योजना पर वह में वृद्धि हो जाएगी। अब भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या है, तो दरअसल यहाँ पे 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग बनाया गया था और प्रति विकास इस तरीके से परिषद बनाया गया था। यह परिषद देश भर की जो जमीनें हैं उनके प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर नीतियां बनाती हैं। रोकथाम के लिए बेहतर भूमि उपयोग है, नियोजन व प्रबंधन है, जनसंख्या नियंत्रण है, रक्षक पट्टी है, वृक्षारोपण है। ठीक, इस तरीके से चीजें हैं। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, हैदराबाद में, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो जोधपुर में। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉन्टेक्ट डेजर्टिफिकेशन, तो दरअसल ये कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1992 में हुए रियो सम्मेलन की अनुशंसा के आधार पर इस अभिसमय को 1994 में स्वीकार किया गया था, जो कि 1996 में वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर यूएनसीसी की बात करूँ तो मरुस्थलीय और भूमि आह्वान
जो अवनयन होता है उसकी समस्या समाधान के लिए अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह, मध्य व पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी भूमध्य सागर में कार्यरत है। यूएनसीसीटी की 10 वर्षीय रणनीति इस तरीके से थी, आपका यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे क्या, हाँ, डेजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है 17 जून को, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, मरुस्थलीय परितंत्र की अगर बात करें तो अत्यधिक कठोर जलवायु होती है यहाँ पे, सीमित वनस्पति पाई जाती है, पाइन, ब्रूस, बर्च, ओक प्रमुख वृक्ष हैं यहाँ पे, ऊंचाई आपका 3000 से 5000 मीटर की होती है। ठीक है, मुख्य पशु चीरू, आपका तिलवम, हिम तेंदुआ, ये जो आपके, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसी जगह मरुस्थल पाए जाए जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जो आपका एक तरह से हिम वाले होते हैं वो भी मरुस्थलीय होते हैं ना, क्योंकि मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पे वनस्पति ना उग पाए। ठीक है, अब यहाँ पे टुंड्रा परितंत्र की बात करें तो थोड़ा सा टुंड्रा परितंत्र क्या होता है। देखिए टुंड्रा परितंत्र ये होता है, दरअसल जो टुंड्रा परितंत्र है ये कठोर पर्यावरणीय दशाओं में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है ना, वहाँ पे बेसिकली पोल के आसपास टुंड्रा परितंत्र पाए जाते हैं। टुंड्रा के दो प्रकार होते हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा होता है, एक आपका आर्कटिक टुंड्रा होता है, एक आपका यहाँ पे देखा जाए अल्पाइन टुंड्रा होता है। देखिए जो आर्कटिक टुंड्रा होता है ये सूर्य के प्रकाश का अभाव यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पे सदैव बर्फ बनी रहती है या फिर बर्फ से ढका रहता है। और बेसिकली अल्पाइन टुंड्रा की बात करें, वनस्पति का विकास का समय आपका देखा जाए तो 50 दिन से कम का होता है। ये परमा फर्स्ट जो रीजन होता है उसको कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए नोट में, इस क्षेत्र में कुछ धरातल 8 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं, कुछ वनस्पति उगती है यहाँ पे। ठीक है, टुंड्रा का विस्तार देखा जाए तो टुंड्रा का विस्तार उत्तरी ध्रुव में अधिक है दक्षिण ध्रुव की तुलना में। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा। आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है, यह उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है आपका अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया, आर्कटिक महासागर में तक फैला हुआ है। पादप प्लस वनस्पति टुंड्रा परितंत्र में देखा जाए तो शीत प्लस कठोरता प्लस सूर्य की प्रकाश की कमी के कारण यहाँ समस्त विश्व के कुछ पादप प्रजातियां लगभग 30% ही पाई जाती हैं। अधिकांश पादप जो होते हैं गुच्छेदार होते हैं, प्लस ऊंचाई लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर इनकी होती है। टुंड्रा परितंत्र में जंतु की बात करें, शीतकाल में प्रवास कर जाते हैं और शरद ऋतु में यहीं रहते हैं। दरअसल सर्दी से बचाव के लिए इनके शरीर पर मोटी वसायुक्त क्या होती है, तो इनकी त्वचा होती है जो एपिडर्मल होती है, रोए की मिलता है। स्तनधारियों का शरीर बहुत बड़ा होता है, पूंछ व कान थोड़े छोटे होते हैं। कीटों का जो जीवन चक्र है अल्प होता है। टुंड्रा प्रदेश में जंतु तो ध्रुवीय भालू, रेंडियर, सील, वालरस, कारीबू, कस्तूरी बैल हो गया, अन्य आपका आर्कटिक लोमड़ी, लेमिंग, गिलहरी शामिल है। जलीय जो आपका यहाँ पे परितंत्र, उसकी बात करें, जलीय परितंत्र बेसिकली तापमान, पोषक तत्व की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जल धारता और जो लवणता होती है आदि से प्रभावित होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याओं की अगर बात करें, जिससे सुपोषण टाइट्रोफिकेशन होता है, इसके प्रभाव क्या है, तो पर्यावरण और आपका यहाँ पे देखा जाए आर्थिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव से भी पानी प्रदूषित होता है। यहाँ पे पर्यावरण से प्रदूषित पानी की पारदर्शिता में कमी, शैवाल में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता हो जाती है, खाद्य जल संकट हो जाता है और प्रमुख जो आपके क्या है जीव मर जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें जब आपका यूट्रोफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, तो मान लीजिए कोई आपका एक तरीके से क्या है ये तालाब है, अब इसमें यूट्रोफिकेशन हो गया, बेसिकली नाइट्रोजन और उसकी जो अन्न तत्व है उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कि क्या होता है शैवाल की बढ़ोतरी हो जाती है और पूरा जैसे तालाब हरा हरा हो जाता है। अब क्या होता है ये जो पूरी ऑक्सीजन इसको यही ऑब्जर्व कर लेती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फिलहाल जो इसमें जीव होते हैं ना वो मरने लगते हैं। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक प्रभाव में पानी प्रदूषित होता है, वनस्पति विकास में रुकावट होती है, पर्यटन को हानि होती है, मछली मृत्यु से आर्थिक हानि होती है। तो इस तरीके से सुपोषण बेसिकली पर्यावरण और एक तरह से मानवीय भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा एट्रोफिकेशन है। ठीक, अब हम लोग बात करें सुपोषण के दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्राकृतिक सुपोषण, एक आपका मानवीय सुपोषण होता है। तो मानवीय हस्तक्षेप के बिना जब जो पोषण संपन्न हो, प्लस प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहे, प्लस इनमें शैवाल बहते धाराओं में वृद्धि करते रहे, प्लस झीलों में ये बढ़ जाए, तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए प्राकृतिक सुपोषण है। ठीक है, और मानवीय सुपोषण में मानवीय गतिविधियों के कारण सुपोषण गति में वृद्धि होती है, जैसे घरेलू अपशिष्ट हो गए, कृषि शहरी अपशिष्ट हो गए, इस तरीके से चीज़ें आपका होती हैं। ठीक, सुपोषण नियंत्रित करने के उपाय था, जैसे स्वीडन आपका गोटेवर्ग, पोषक तत्वों पर नियंत्रण, शैवाल फिल्ट्रेशन करना, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन करना और आपका एंड टेस्टिंग करना, स्थानीय जागरूकता द्वारा नियंत्रण करना। शैवाल देखा जाए, शैवाल एक सरल सजीव है, स्वपोषी होते हैं, एक कोशिकीय पर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इनको सेलोफाइरा वर्ग में रखा जाता है। शैवाल का प्रयोग कृषि में होता है, उद्योग में होता है, चिकित्सा में भी होता है, इसमें ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, फिर मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, जिससे फसल वृद्धि
सहायता होती है। अब हानिकारक शैवाल ब्लूम की बात करें क्या होता है, तो शैवाल की वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। यहाँ पे एल्गल ब्लूम होगा, ठीक है। जब तालाबों में बहुत ज़्यादा शैवाल बढ़ जाती है तो उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों होते हैं। जब ये जब नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो इसे हानिकारक एल्गल ब्लूम कहा जाता है। साझे बैक्टीरिया की तरह देखा जाए तो के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम कहते हैं, ठीक है। भारत के समुद्रों में 12 वर्षों के दौरान विषैले शैवाल ब्लूम 15% वृद्धि हुई है। जैसे रियल टाइड की अगर बात करें, जब किसी जलीय प्लस समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि हो जाती है जिससे कि समुद्र रंग परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग रियल टाइड कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसे हम लोग ब्लू टाइड, ग्रीन टाइड इस तरीके के शब्द कहा जाता है। इसके प्रभाव से मछलियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जिम्नोडीनियन जल का विषाक्त करता है, जो जिम्नोडीनियन है जल को विषाक्त करता है, ठीक है, और मनुष्य तक पहुंचता है, फिर आपका क्या करता है, फिर मनुष्य को भी प्रभाव डालता है। अब हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित प्रभाव क्या होता है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय जो विकिरण होता है ना, उसके रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा में परावैंगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण होती हैं। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल की औसत जो तापमान उसमें वृद्धि हो गई है, जिसे हम लोग भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दरअसल जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह जो गैस है इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव में देखा जाए तो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह का वातावरण में मौजूद जो गैस है उस ग्रह उपग्रह के ताप में क्या कर देते हैं, अधिक बनाने में मदद करते हैं। विश्वव्यापी ताप के पीछे अगर देखा जाए मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें अगर देखा जाए इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ये जैसे CH4, CFC, HFC वातावरण की ऊष्मा को सोख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और IPCC जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गृह गैस है, प्रत्यक्ष रूप से ये है। अभी कौन कौन सी पूछ लेता है ना, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन आपका वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए नोट में, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में सर्वाधिक तीव्रता CFC की होती है प्लस, लेकिन यहाँ पे देखा जाए पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जिम्मेदार। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस के ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस हैं परंतु कम प्रभावित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें इस प्रकार है, जलवाष्प लगभग 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन आपका 3 से 7%। ग्रीन हाउस इफेक्ट के सकारात्मक प्रभाव क्या है, दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो पौधे ग्रहण करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, जिससे वो अपना खाना बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पौधे पनपेंगे, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे, और ज़्यादा ऑक्सीजन भी देंगे, पौधे के विकास में सहायक होंगे। नकारात्मक प्रभाव ये है कि ये भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे जिससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, ये भी कारण है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता लगभग आपका इतना ppm थी, ठीक है, जिससे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल के बीच संतुलन बना रहता था। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस तरह से बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 आपका यहाँ पे 0.4% से अधिक हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे कितना लॉस होगा आप लोग समझ सकते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, जिसका स्रोत आपका यहाँ पे जीवाणु अपघटन, जुगालू करने वाले जो पशु होते हैं दीमक के द्वारा इस तरीके से देखा जाए तो आपका मीथेन गैस निकलती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन उत्सर्जन में मानवीय स्रोत धान के खेत हैं, कोयले की खदानें हैं, घरेलू जो पशु होते हैं। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक अगर देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक हैं और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक इस तरीके से देखा जाए तो ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले जो वाहन है उनकी संख्या में बढ़ती होगी तो obvious सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, भूमंडलीय उष्णता तथा तापमान का प्रभाव। हिम क्षेत्रों में तेजी से जो पिघलती बर्फ के रूप में, कहने का मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिम है वो पिघलेगी, साथ साथ में मौसम में तेजी से परिवर्तन होगा और साथ साथ में सागर तट की सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, क्योंकि हिम पिघलेगी तो अभी सी बात है समुद्र में जाएगी तो जो समुद्र का जलस्तर वो बढ़ेगा, जिससे कि जो तटीय वाले आपके बड़े बड़े देश हैं वो डूब जाएंगे, शहर जो है, ठीक।
भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव यहाँ पे वही चीज़ है, सकारात्मक प्रभाव कुछ नकारात्मक नहीं है। तो सकारात्मक कुछ नहीं है, सकारात्मक सिंपल सा वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर में यहाँ पे देखा जाए थोड़ी कमी आ जाएगी। पौधे द्वारा जल उपयोग की क्षमता वृद्धि होगी, अधिक बादल बनेंगे, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की दर होगी। नकारात्मक में बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे कि तापमान में वृद्धि होगी तो पौधों की में रोगों की वृद्धि होगी, फसल उत्पादकता में कमी आएगी, भारी आर्थिक नुकसान होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों की जलस्तर में वृद्धि होगी, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, तटीय स्तर डूब जाएंगे, प्राकृतिक आपदा आएगी। ठीक है, जैसे अब पता नहीं बर्फ के नीचे क्या दबा पड़ा भैया, जब बर्फ पिघल जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां भी आ जाएंगी। प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, बाढ़ सूखा ये सब, जैव विविधता का नुकसान होगा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे स्मरणीय बिंदु देखा जाए, आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित जो आपका असेसिंग की वनरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार, अगर विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर अर्थात 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो विश्व में प्रवाल एक तरीके से खत्म हो जाएंगी, पूरी मर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा क्योंकि प्रवाल ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव है। ठीक, यहाँ पे प्रबल विधियों की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन आपको यहाँ पे देखा जाए तो मिलोरिन मिलानोकोविच सर्बिया के खगोलविद ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की अच्छी स्थिति से जुड़ी है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन CH4 जो कहते हैं। ठीक है, ओजोन। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व जो आइस कोर किसी ग्लेशियर तथा बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है, आपदा की स्थिति, प्रदूषण को लेकर संघर्ष, संसाधन पर दबाव बढ़ेगा, सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी। ठीक है, वन चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भू जल संसाधनों में लेकर तनाव होगा, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने की क्षमता है इसमें। तापमान बढ़ने से मिट्टी में नमी प्रभावित होगी, मिट्टी की जो सैलिनिटी वो बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी। कार्बन पच्छादन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन पच्छादन जैसे इसका तात्पर्य होता है कि कार्बन का पौधा भूगर्भिक संरचना और समुद्र के दीर्घकालिक संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण जो भूमंडलीय तापमान है ना, उसके न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं लाभकारी कोयला संस्था, तेल और गैस भंडार, भूमिगत गंभीर जो लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन हुए हैं। तो आपको पता है कि यूएनएफसीसी की अगर बात करें, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था उसी में किया गया था। ठीक है, अगर मोमेंटम फॉर चेंज देखा जाए तो क्लाइमेट यहाँ पे न्यूट्रल नाउ यूएनएफसीसी की एक नई पहल है को लॉन्च किया गया जो कि जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कंपनी तथा सरकारों के एक तरीके से देखा जाए प्रयासों को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन पर अगर देखा जाए तो यूएनओ अब इस समय यूएनएफसीसी 21 मार्च 1994 को एक तरह से प्रभावी हुआ। वर्तमान में ये अभी समय विश्व के 197 देशों द्वारा रेटिफाइड है। यूएनओ द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों की रूपरेखा देखा जाए वर्ष 1972 स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, 1979 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक, 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन, 1990 में आईपीसीसी की जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, 1991 में आईएनसी अंतर सरकारी कमेटी की पहली बैठक, 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था, 1995 में पहली COP21 की बैठक बर्लिन में हुई थी, 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल होता है और पहली प्रतिबद्धता 2008 से 12 में और 2021 में आपका जो मार्केट समझौता होता है। क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन करने के लिए नियमों का प्रावधान किया गया था। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। ठीक है, 2007 में बाली समझौता हुआ था, बाली एक्शन प्लान जिसको कहते हैं, और 2009 में आपका कोपेनहेगन समझौता हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण अगर तथ्य देखा जाए तो भारत का जो CO2 उत्सर्जन है वैश्विक उत्सर्जन का 7% है। भारत में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 1.89 टन प्रति व्यक्ति है। चीन पहले स्थान पर, अमेरिका है, फिर यूएई है, फिर भारत है। ठीक, इस तरीके से आता है, अभी भी यही डाटा है। अर्थ आवर क्या होता है, दरअसल जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन। इसके तहत मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के मध्य सभी अनावश्यक लाइट बुझाकर इस अभियान की प्रति एकजुटता दिखाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल एंड अदर
ट्रेडिस की बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता एनओसी से रिलेटेड है ये। उद्देश्य ये था ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, इसका क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। जापान के क्योटो शहर में इसे आपका देखा जाए 11 दिसंबर 1997 को स्वीकारा गया था और ये फरवरी 2005 में प्रभावी हुआ, ठीक। और साथ साथ में देखा जाए तो $100 बिलियन 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2010 में कानकून समझौता होता है जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति दर्शाता है। 2011 में डरबन सम्मेलन में 2020 की नई वैश्विक जलवायु की जो व्यवस्था उसको बनाने पर सहमति दर्शाई जाती है। 2012 में दोहा में एक वार्ता होती है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 18% घटाने का उद्देश्य रखा जाता है। 2013 में वर्षा सम्मेलन होता है जो कि आपका UNREDD+ है ना, उसकी संस्तुति करता है। 2014 में लीमा वार्ता होती है, पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि यहीं से बनाने की तैयारी होती है। 2015 में आपको पता है पेरिस समझौता, जिसको कॉपी किस के नाम से जानते हैं, ये वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं हो, ऐसा यहाँ पे बात की जाती है। 2016 में मार्केट सम्मेलन होता है, 17 में बांस सम्मेलन होता है, 18 में आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट ये 17 और मतलब बांस सम्मेलन 2017 पूछ लेता है, ठीक। और फिर आपको पता है COP 26 2021 में होती है, तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, जिसमें 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया, ठीक है ना। चलिए अब चर्चा में यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो ये सब करंट अफेयर की चीज़ें हैं लेकिन पुरानी चीज़ें, ठीक। ये सब पुरानी चीज़ें, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे जो क्योटो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट अगर देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट लागू की गई थी। तो बेसिकली कार्बन क्रेडिट का जो एक तरीके से रूपरेखा हुआ थी क्योटो प्रोटोकॉल के ही तहत, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में प्रति जो मीट्रिक आपका टन है यहाँ पे कटौती करके एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा जो कार्बन ट्रेडिंग होती है, तो CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापमान के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। कार्बन कर की अगर बात करें तो उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो कि वातावरण में CO2 का उत्सर्जन करते हैं। 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड में प्रस्तावित था कार्बन कर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए वन कार्बन भागीदार सुविधा वर्ल्ड बैंक का एक कार्यक्रम है जो कि 2008 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि वन उन्मूलन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, विकासशील देशों की सहायता करना। कार्टागेना प्रोटोकॉल ये जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। और का पूरा प्रोटोकॉल है जो कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जो जीव है उनका उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है। तो कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, जैव विविधता से, याद रखिएगा, ठीक है। ये 29 जनवरी 2000 को लागू किया गया था, अंकित किया गया था, प्रभाव में आया था ये 2003 में, क्या, कार्टागेना प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया, सिबिरी का एक पूरक समझौता है। ये भी आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने तथा उनसे मिलने वाले लाभ को समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित था। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि जो होती है ये बेसिकली 2007 में स्थापित हुई थी, ठीक है। यूरोपीय संघ और विकासशील देशों के साथ वार्तालाप व सहयोग से ये स्टार्ट हुई थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। डेट बहुत जरूरी, डेट याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की कार्य योजना। तो 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत 8 मिशनों पर ध्यान केंद्रित है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 मिशन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से राष्ट्रीय सौर मिशन है, फिर राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन जो कार्यनीति ज्ञान मिशन है और राष्ट्रीय सौर मिशन। इस तरीके से आप लोग आठों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत में INDC, तो दरअसल यहाँ पे अगर देखा जाए तो GDP उत्सर्जनों की तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% करना था, मतलब कम करना था, ठीक है। वृक्षावरण के माध्यम से 2030 तक इतना बिलियन, मतलब 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन लिंक का निर्माण करना था, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूल व स्वच्छ मार्ग का अनुसरण करना था। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो 40% संचित विद्युत क्षमता है उसको प्राप्त करना था। वर्तमान समय में वैश्विक जलवायु मंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वन और वन्य जीव की बात कर लेते हैं। वन की परिभाषा देखा जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। वनों के प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, विषुवतीय वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन और आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
इस तरीके से अगर बात करें अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन की बात करें तो ऊंचाई 2500 से 4000 मीटर तक पाई जाती है। अर्ध अल्पाइन वन जो होते हैं कश्मीर में आपका इतने ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनके वृक्ष की बात करें जूनिफर, आपका रोडेडॉन, वीरो, काली, किसमिस किसमिस ये सब होती हैं। पूर्वी हिमालय की प्रमुख वनस्पति आपका लाल देवदार, आपका काला जूनिफर, बर्च जो होता है, लार्च होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए सदाबहार वन की बात हुई तो औसत वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। पश्चिमी घाट सह्याद्री वाला रीजन, उत्तर पूर्वी भारत वाला रीजन और अंडमान निकोबार समूह में ये वन पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोगनी, रोजवुड, वाम, ये सब है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वनस्पति जात प्लस प्राणी जाति यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बायोम लगभग 8% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भूमध्य रेखा के निकट आपका देखा जाए 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये पाया जाता है। वर्षा पूरे वर्ष होती है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं यहाँ पे। तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। वनस्पति जीवन में विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 200 प्लस प्रजातियाँ पाई जाती है। अगर नोट में देखा जाए तो प्रास पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुंथकर फंदा जैसा बनती हैं, जिन्हें कंठलता या लीपना कहते हैं। इनमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल होते हैं। विषवतीय वन की अगर बात करें यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लंबे चौड़े व पत्ते वाले सदाबहार जो पेड़ होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तेदार वितान का कड़ यहाँ पे बनते हैं। विश्व की लगभग 80% जो वितान यहीं पाई जाती है। अमेजन का वर्षा वन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो लगभग पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। भारत में सूखे पर्णपाती वनों का अविस्तार गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में। वृक्ष प्रजाति में आपका सागौन वृक्ष हो गया, अन्य प्रजाति हो गई बांस, शीशम, चंदन, ये सब पाई जाती है। तो याद रखिएगा। उपोष्णकटिबंधीय वन तो उत्तर पश्चिम अर्थात कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ी, नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष आपका चीड़ हो जाता है। आर्द्रता वाले भागों में बांझ या फिर ओक, चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बुरुस, रेडोडान्स पाए जाते हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, याद रखिएगा थोड़ा सा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन कहा जाता है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। वृक्ष की बात करें सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, आपका कुसुम, चंदन, ये सब होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखा जाए जो रेड आपका मतलब लाल चंदन होता है वो दक्षिण भारत में। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है तो आपका टेरोकार्पस सेंट्रोलिनस। ठीक है, रक्त चंदन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के जो पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणी है उसमें पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कि कालांतर मेलान रंग के चिपचिपे इसके स्राव के कारण लाल हो जाती है। इस वृक्ष का उपयोग आयुर्वेद व जो दवाइयाँ उनके बनाने में, पूजा सामग्री में, पारंपरिक खिलौने को बनाने में किया जाता है। टैक्सल वृक्ष की बात करें तो हिमालय की प्राकृतिक जो हिमालय है उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। रेड डाटा बुक में ये सूचीबद्ध है। टेक्साल नामक औषधि से प्राप्त होती है। कैंसर की प्राप्ति कैंसर के लिए दवा बनाई जाती है इससे। पार्किंसन रोग के विरुद्ध ये आपका कार्य करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा। अब मैंग्रोव वन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो वन ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समुद्र तटों में जो लवणीय जल है उसमें उगने वाले वन होते हैं। इनका लाभ क्या है तो जैव विविधता को संरक्षण देते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली जो तीव्र लहरें उसके विनाश को ये कम कर देते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं से ये लड़ते हैं, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का यहाँ पे नवीनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों में होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। अगर ध्यान दें तो गोवा का जो चेराव द्वीप है पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। उल्लेखनीय कि भितरकनिका जो गरान है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी और वैतरणी और साथ साथ महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो कि मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह रामसर स्थल में घोषित किया गया था 2002 में। वनों के लाभ और उपयोग देखा जाए यहाँ पे तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे कि अगर बात करें नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो नवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। वन एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनका उपयोग दोहन किया जा सकता है। वनों के पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से CO2 का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बन जाए या बना दिया जाए तो उसे जीवित या फिर प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित
कुल हैं। इस क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसका वास्तविक नाम फाइकस एलिस्टिका होता है। रबर ट्री की विशेषता यह थी इस पेड़ की शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती हैं। जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। और एल्युमिनियम एक पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने का इसे हरी धातु कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, आपको पता है राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के निम्न रूप में वर्गित किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, आपका वक्ष वन। अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग मतलब 33% भाग पर वन होने की आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 है। ठीक है, ताकि भूस्खलन और अपर्दन की क्रिया को रोका जा सके। राष्ट्रीय वन नीति 1952 का उद्देश्य क्या था? वही आपका 1/3 आपका यहाँ पे वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भी आई थी। इसमें कुछ बातें ये बताई गई थी: वनीकरण और जो व्यर्थ भूमि उसका विकास करना, पुनर्नवीनीकरण और विद्यमान वनों का पौधरोपण करना, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन यहाँ पे करना। इस तरीके से ISFR की रिपोर्ट 2021 की है, तो ये 2023 की आ चुकी है। इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक थोड़ी पुरानी है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आप बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड की। देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? एल्टन ने दी थी, इसलिए एल्टोनिया पिरामिड भी कहते हैं ना। 1927 की बात है। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में जो प्रजातियों की संख्या है उसको अगर डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है वो आपका पिरामिड होता है। ठीक है, संख्या का पिरामिड होता है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं ना, संख्या का, बायोमास का और आपका ऊर्जा का पिरामिड। अब बात करते हैं संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, ये संख्या के हिसाब से बनता है। अब संख्या के हिसाब से कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे पौधे हैं तो पौधों की संख्या ज़्यादा है, उनको खाने वाले की संख्या कम है, उनको इसके खाने वाले की संख्या और कम है, इस तरीके से और कम है। इस तरीके से पिरामिड कैसा बना? संख्या के हिसाब से सीधा बना। ये उल्टा भी बनता है, जैसे कि वृक्ष है, एक ये वृक्ष है, इस तरीके से कितनी इसमें आपके चिड़िया पाई जाएंगी। अब चिड़ियों पर कितने ज़्यादा आपके ये जो जू होते हैं बता और पैरासाइट पाए जाएंगे। तो इस तरीके से वृक्ष का जो संख्या पिरामिड बनेगा ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखा जाए जैव संख्या का सीधा पिरामिड ये हो गया आपका उल्टा पिरामिड। इस पिरामिड के प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या की वृद्धि हो जाती है, तो इस वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, इस तरीके से उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैव संख्या का उल्टा पिरामिड। यहाँ पे बायोमास पिरामिड क्या होता है ये देख रहे थोड़ा सा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का खाद्य जाल के सभी पोषक स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार को प्रदर्शित करना ही एक तरीके से जैव आपका पिरामिड बायोमास होता है। कहने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक मनुष्य जिसका 100 kg वजन है तो उसके शरीर में 70 किलो पानी है, तो 70 किलो पानी को निकाल देंगे तो जो 30 किलो बचेगा वही उसका जैव भार होता है, वही उसका बायोमास होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए इसमें भी ये भी पिरामिड आपका उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो सीधा बायोमास का पिरामिड कैसे बनेगा? सीधा कैसे बन सकता है बताइए आप यहाँ पे? तो सीधा बनेगा आपका देखा जाए तो इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, तो इन पेड़ पौधों का जो आपका एक तरीके से बायोमास होगा कितना ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉटम में क्या होगा? ये बॉटम में चौड़ा होगा, बॉटम में आपका चौड़ा हो जाएगा। फिर इनको खाने वाले जैसे मान लीजिए क्या हिरन वगैरह खाएंगे तो उनका बायोमास थोड़ा सा कम होगा इससे, और इनको खाने वाला शेर होगा तो उसका बायोमास इससे कम होगा। तो इस तरीके से देखा जाए ये पिरामिड कैसा बना? सीधा बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका स्थलीय पिरामिड है, मतलब स्थलीय घास का या फिर जो स्थलीय वनों का जो आपका बायोमास का पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। और अगर उल्टा बायोमास का पिरामिड देखा जाए तो ये कैसे बन सकता है? जैसे कि मान लीजिए आपका इस तरीके से जो प्लेक्टॉन्स हैं बहुत सारी, इनको खाएगी, एक तरीके से देखा जाए इनको खाएगी क्या? इनको खाएगी, मछलियाँ खाएंगी, तो वो मछलियों का एक तरीके से देखा जाए थोड़ा सा जवाहर इनसे ज़्यादा होगा। फिर वेल खाएगी तो उसका जवाहर ज़्यादा होगा। तो ये कैसा बना? ये उल्टा बना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो जलीय जो आपके परितंत्र हैं उसमें अगर देखा जाए तो उसका पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये तो आप लोग को याद होगा कि किसी परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों से कार्यात्मक, मतलब सिंपल से ये समझिए कोई ये आपका एक तरीके से जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है? तो वन है। ठीक है, अब वनों को खाएगा। यहाँ पे देखा जाए क्या, तो मान लीजिए यहाँ पे खा रही है, एक तरीके से देखा जाए क्या, हिरन खा रहा है ना, हिरन, ये हिरन है। इस तरीके से एग्जाम्पल हिरन दे रहा हूँ, हिरन है। अब यहाँ पे इसको खाएगा शेर। ठीक है, शेर। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए मान लीजिए 100% ऊर्जा है तो यहाँ पे 10% ही जाती है लिनेमेंट के नियम के कारण, 10 गई यहाँ पे कम गई। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? ऊर्जा हमेशा एक तरीके से जा रही है ना, मतलब यहाँ पे नीचे भी ज़्यादा इधर कम हो रही है। तो इस तरीके से इसका पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सीधा सीधा बनता है, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक, चलिए
अब जय आवर्धन क्या होता है, ये सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत कम दिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी गई है, लेकिन मेरा इन्वायरमेंट का लेक्चर एक यूट्यूब पे उसको देख लेंगे ना, इन्वायरमेंट आपका गलत नहीं होगा। वैसे भी पूर्वालोकन बहुत अच्छे से पढ़ाया, लगभग 50,000 व्यू है उस पर, आप लोग देख सकते हो उसको। तो जब आवर्धन बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन होता है, दो चीज़ होती हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि एक कोई ये तालाब है, ठीक है, इसमें आपका डीडीटी वगैरह आ गई, जैव निम्नीकरण आ गए इसमें बहुत सारे, ठीक है, और इसको जीव जंतु खा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसको एक मछली ने खाया, इसको एक मछली ने खाया इस तरीके से, ठीक है, फिर मछली को खाया किसने, तो मान लीजिए मछली को खाया एक कोई छोटी मछली खाई इसको, फिर कुछ बड़ी मछलियाँ ने उसको खाया। अब बड़ी मछली को खा लिया, मान लीजिए एक बड़ी मछली, अब मनुष्य इसको खाया मनुष्य ने। तो कहने का मतलब जब ये डीडीटी है जो जैव निम्नीकरण है, जब इसमें डिपॉजिट होंगे, मतलब ये जो आपका खाद्य श्रृंखला इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें डिपॉजिट होंगे ना, तो जब एक्यूमुलेट होंगे तो ये एक्यूमुलेशन कहलाता है, जब संवर्धन कहलाता है, आवर्धन नहीं। आवर्धन कब कहलाता है, जब ये आगे बढ़ेंगे। आवर्धन ये आगे बढ़ेंगे, तो मान लीजिए इसमें आपका 2 था, तो इसने कम से कम 2 खाए तो इसमें 4 हो गए, इसको ये कम से कम इसको 2 खाई तो 8 हो गए, और मनुष्य क्या खाएगा, 2-3 तो मछलियाँ खाएगा ही, तो इसमें 16 हो गए इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो लास्ट में होगा उसमें जयावर्धन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताने का रहा है, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ संतान में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जयावर्धन कहते हैं, ठीक है। जैसे डीडीटी हो गया, डाइक्लोरोडाइफिनॉल आपका टाइरिलीन होता है, ठीक है। एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर से सबसे कम, द्वितीय स्तर मुझसे अधिक और तीसरे स्तर में सबसे अधिक होता है, ठीक है। डीडीटी एक कीटनाशक भी है। अगर बात करें, नोट में लिखा है, जैव आवर्धन होने के 4 प्रदूषक तत्व होना आवश्यक है: दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार की जो वसा है, सक्रियता की विशिलता। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सागर पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थिर रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 333 ग्राम पर वर्ग मीटर प्रतिवर्ष समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है। अब यहाँ पे क्या है, जैव आवर्धन, तो ये हो गया खत्म। यहाँ पे अब इकोटोन है, तो दो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है, कहने का मतलब एक आपका इकोसिस्टम ए है और एक इकोसिस्टम बी है, इसके बीच का जो क्षेत्र बन रहा है यही आपका इकोटोन कहलाता है। क्या कहता है, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंग्रोव हो गया, लैगून हो गया, डेल्टा हो गया और नदी हो गई, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो आपका ये वाला क्षेत्र होता है, ये इसमें जैव विविधता थोड़ा अधिक पाई जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसको मैंने कब बहुत अच्छे से पढ़ाया, प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। शेरे क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित अनुक्रमित करने वाले समुदायों की एक श्रृंखला होती है। सुपोषण हम लोग पढ़ चुके, यूट्रोफिकेशन। तो रासायनिक पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, दोनों यौगिक होते हैं, ये जब जल में आ जाते हैं, ठीक है, जल में जब आ जाते हैं तो इनसे क्या होता है कि जो एल्गी वगैरह होती है इनको खा लेती हैं, उनका पोषण है, खा के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि पूरे जो तालाब है उसको ढक लेती है, और हरी हरी चीज़ें ऊपर जो हरा हरा पूरा आ जाता है उसका एल्गल ब्लूम कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन उसकी कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की मांग अब ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें जो जीव जंतु रहते हैं जैसे मछलियाँ रहती है वो मरने लगती है। तो यही आपका एक तरह से यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैविक अनुक्रिया देखा जाए थोड़ा सा, तो सभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को हानि होती है। सजीविता में दोनों प्रजाति को लाभ होता है, परजीविता में एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। अमेंसलिज्म में क्या होता है, तो एक को हानि होती है, दूसरा अप्रभावित होता है, ठीक है। सीसा की बात करें, तंत्रिका तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं, प्रभावित अंग आपका मस्तिष्क वो गुर्दा है, ठीक है। लाइकेन की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक आपका लाइकेन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सभोजिता में क्या एको लॉस हो रहा है, एको यहाँ पे एक प्रजाति को नुकसान रहती है, जबकि दूसरी को प्रजाति को अप्रभावी रहती है। उदाहरण के लिए आपका पेनी जो पीनियम है, ठीक है, एक तरह से एक बैक्टीरिया पर भक्षण में क्या होता है, एक को पॉजिटिव होता है, एक को निगेटिव। एक प्रजाति को लाभ होता है अर्थात शिकारी, वो दूसरे को पे यहाँ पे क्या होता है, तो हानि होती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। परजीविता क्या होती है, एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। उदाहरण के लिए अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। इस प्रथा क्या होती है, दोनों को लॉस होगा, दोनों प्रजाति प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए भोजन, आवास और समस्या जैसे चूहे की कमी का प्रभाव बिल्ली और सांप दोनों पर पड़ेगा, ठीक है। सभोजिता की अगर बात करें, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सहजीविता में क्या होता है, दोनों प्रजाति को लाभ होता है। लाइकेन जो होगी ना, उदाहरण लाइकेन है, जहाँ कवक शैवाल का सुरक्षा प्रदान करता है और वहीं शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। और तटस्थता में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पे क्या थोड़ा सा पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात हो गई, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण संकल्पना क्लेमेंट्स ने दी थी, 1916 की बात है, ठीक है। ये एक तरीके से प्राथमिक अनुक्रमण होता है और सेकेंडरी अनुक्रमण होता है। इसके रूप जो पूछते हैं, इस बार पीसीएस में आया था ना ये प्रश्न, तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे न्यूडेशन होता है, माइग्रेशन होता है, एसेशन होता है, कंपटीशन होता है, रिएक्शन होता है, स्टेबिलिटी होती है। मतलब आपका वनस्पति
रहित प्रवास स्थापन स्पर्धा प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होता है। यही तो प्रश्न पूछा था पीसीएस में, तो इंपॉर्टेंट है ये सब, यही सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या होता है, जो आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें ये होता है कि जो प्राथमिक अनुकरण होता है, जैसे कि खाली कोई स्थान पड़ा है वहाँ पे, जैसे चट्टान है वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोई छोटे छोटे जीव आएंगे, मतलब छोटे छोटे घासें वगैरह आएंगे, जब पनपने लगेंगे तो वो आपका एक तरह से प्राथमिक अनुकरण कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना चट्टान है, फिर लाइकेन मास आ गए, फिर क्या हो गया, ये धीरे धीरे बढ़े तो इस तरीके से फिर वृक्ष के रूप, झाड़ियों के रूप में आ गए, फिर पूरे वृक्ष के रूप में आ गए, ये पूरा एक चरमोत्कर्ष हो गया। जब लास्ट जो अंतिम में बनता है वो आपका चरमोत्कर्ष होता है, और ये सब पॉइनरी स्पीसीज होती है, प्राथमिक अवस्था होती है। ठीक है, ये प्राथमिक अवस्था होती है, ये मध्यम अवस्था होती है, सबसे अंत में चरमोत्कर्ष अवस्था होती है। सक्सेशन की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये 6 अवस्थाएं होती हैं। क्रमक की बात करें सेरे, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति के एक समुदाय से दूसरे समुदाय को प्रतिस्थापन या फिर अनुकरण कहते हैं इसको। ठीक है, तथा इस प्रकार के वनस्पति समुदाय के क्रम को क्रमक या सेरे कहते हैं। चरम समुदाय का होता है क्लाइमेक्स, जो होता है जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल व दीर्घकालिक होता है तो उसे स्थिर समुदाय कहते हैं। ठीक, चलिए अब ओजोन परत के क्षरण की अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए तो भूमिका की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल अर्थात समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है, जो कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, उनकी रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन की 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो कि वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। O3 के इसे संकेत करते हैं। ठीक है, जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचली वायुमंडल के में ये खतरनाक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है ओजोन। ठीक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में अगर ये ओजोन परत पाई जा रही है तो ये पराबैंगनी जो भी आपकी किरण है, अल्ट्रावायलेट जो किरण है, इनको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, निचले वायुमंडल में खतरनाक हो जाती है। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर है, सौताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक केंद्र जो था 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फीयर क्षुमंडल में तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें उनको आने से धरती पर रोकती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन स्तर के प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। बसंत ऋतु में समताप मंडल की मोटाई ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में समताप मंडल की मोटाई कम होती है। ठीक है, अगर ध्यान दें तो ओजोन परत को डाप्सन की इकाई में नापा जाता है, एक डाप्सन बराबर इतना होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे, तो ओजोन गैस के विघटन की बात करें, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, मानव जनित प्रक्रिया भी होती है। ओजोन परत संरचना की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने पता लगाया था। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में आपका जो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर है ना, उसकी मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, एक तरह से ये उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर नोट में देखा जाए तो ये रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे कि ओजोन परत का क्षरण होता है। ठीक है, CFC मानव निर्मित रसायन का एक समूह है जो कि रंगहीन व गंधहीन आपका है, सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। CFC अत्यधिक अस्थायी यौगिक है। CFC क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से बना आपका एक तरह से मानव निर्मित गैसीय व द्रव्य पदार्थ है। रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर नोट में देखा है फ्रिज में जो प्रशीतक है उसके रूप में भरी जाने वाली गैस है का विपणन समानता मेफ्रोन ब्रांड नाम से के तहत किया जाता है, जो समानता हेलोकीन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, से होता है। ओजोन परत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी गैसें है CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, आपके यहाँ पे ट्राई क्लोरोइथेनीन आपका हेलोजन। ठीक है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। ठीक है, ध्रुव पर यह सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब अगर बात करें क्लोरीन का निर्माण, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक जो अम्ल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण होता है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिक के ऊपर पाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के उपाय, तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक DW कैंटमूर ने नेतृत्व में ओजोन जो अनुसंधान करता था, उन्होंने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। O3 का उच्च सांद्रण मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों में को भी क्षति पहुंचा देता है। संरक्षण के उपाय अगर देखा जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो 87 में लागू हुआ था, जिसमें CFC हेलोजन अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है,
इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा वियना कन्वेंशन, ठीक है, 1991 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण का प्रभाव क्या है, तो पौधों में अनुवांशिक दोष आएंगे, डीएनए में अनुवांशिक परिवर्तन आ जाएगा, त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। पैराबैंगनी किरणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ए बी, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ठीक है। इस तरीके से यूवी बे जो आपके विकिरण है, इससे पड़ने वाले प्रभाव, त्वचा कैंसर होता है, पौधों की वृद्धि में बाधा होती है, जीन उत्परिवर्तन होता है, अनुवांशिक दोष होता है, पत्तियों की क्षति होती है, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना होता है, सनबर्न होता है, मोतियाबिंद होती है। ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन को आणविक जो संरचना है वो O3 के नाम से होती है। अगर ध्यान दें तो ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी जो प्रकाश है उसको 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आपकी हानिकारक है, ठीक है। ओजोन गैस के विघटन की अगर बात करें तो प्राकृतिक प्रक्रिया है और अपने यहाँ पे देखा जाए मानवीय जनित है। तो फलस्वरूप अवशोषित कर मुक्त होकर पृथ्वी से टकराते हैं, जिससे जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस है, जलवाष्प का विघटन होता है, नाइट्रोजन परमाणु मुक्त होते हुए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। जलवाष्प के विघटन से मतलब आपका हाइड्रो ऑक्साइड अणु तथा हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। ओजोन से प्रतिक्रिया कर उससे स्तर में कमी आती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे मानव जनित प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन तथा परमाणु का उत्सर्जन होता है, ओजोन विनाश का कारण बनते हैं, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आपके हेलो क्या है, तो हेलो कार्बन है। ओजोन परत क्षरण की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो 16 सितंबर 2021 को 27वां ओजोन विश्व दिवस मनाया, मतलब 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बस इतना से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ आपको नहीं जानना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बाकी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे जो प्रयास है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर हाथी प्रोजेक्ट, तो 1992 में आया था। सिंपल सा बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका उद्देश्य था कि हाथियों तथा उनके आवास गलियारों की रक्षा करना, हाथियों को उनके जन्म और जो पोषण की सहायता करना, जो पालतू हाथी है उनका कल्याण करना, मानव पशु विरोध को समस्या से इस तरीके से देखना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। मैचिंग में सब आता है। हाथी यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, हाथी गलियारा देखा जाता है, ये भूमि का वो संकरा गलियारा है या रास्ता होता है जो कि हाथियों का एक बृहद प्रवास से जुड़ता है। ये जानवरों के आगमन के लिए पाइपलाइन की तरह कार्य करता है। देश में 88 हाथी गलियारे हैं जिन्हें कोयला खान बोलो ऐसे खनन से खतरा है। भारत में कुल 33 हाथी जल, लेकिन देख लीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। हाथी की अवैध हत्या की निगरानी के कार्यक्रम चलाया गया था माइक, ठीक है। जैसे 2003 में साइड्स के दलित सम्मेलन ग्रुप द्वारा ये कार्यक्रम दक्षिण एशिया के देशों में शुरू किया गया था, ठीक है। माइक आपका अगर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे माइट्स साइड्स के माइक सही, तो माइक कार्यक्रम है हाथी के लिए सही है। हाथी की अवैध हत्या की प्रवृत्ति को आकलन करना, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में आने वाले बदलाव की पहचान करना, बदलाव के पीछे के कारणों की पहचान कर साइड्स के निर्णयों की कितनी भूमिका रही है उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं भारत में माइक स्थल निगरानी कार्यक्रम, तो कहाँ कहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस क्षेत्रों में। चलिए हाथी मेरे साथी अभियान, हाथी मेरे साथी अभियान, इस अभियान की शुरुआत 2011 में होती है, बस इतना से याद रखिएगा। गजू इस अभियान का शुभंकर चुना गया था। और किसके द्वारा, तो ये जागरूकता अभियान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद, गंगा डॉल्फिन नमामि गंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्फुल नदी, सिंधु नदी तट में पाई जाती है, ठीक है। इनकी कुल संख्या, ये तो लेटेस्ट डाटा आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए वैली डॉल्फिन, ये चीन की यांगसी नदी में पाई जाती है। सिंधु या भूलन डॉल्फिन, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी में पाई जाती है। बोटो डॉल्फिन अमेजन नदी की लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, तो प्लेंटिस्टा गैंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। देश का पहला टाइगर जो डॉल्फिन रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में आपका है। यूएनओ ने वर्ष 2007 में डॉल्फिन रिजर्व घोषित किया था। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। पटना में एशियाई डॉल्फिन का पहला संरक्षण केंद्र खोला गया है। आयुष्मान ने इस जीव को आपका देखा जाए इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। समुद्री कछुआ का जो प्रोजेक्ट आया था, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो कछुआ की विशिष्ट प्रजातियों में से एक ओलिव रिडले कछुआ जो है प्रतिवर्ष शीत ऋतु के समय भारत के पूर्वी तटों पर अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। ओलिव रिडले व अन्य कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों की कुल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगर देखा जाए तथा यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है,
प्लस 21 यहाँ पे जो है साझेदारी समझौते के तौर पर 1999 भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो 1999 में शुरू होता है। ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल गहीर माथा उड़ीसा में है, जो नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है। प्रजनन का दूसरा केंद्र आपका ऋषिकुल्या व देव नदी के मुहाने पर आता है। गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो कछुओं के क्षेत्रों की जांच सैटेलाइट आपका टेलीमेट्रो तकनीक के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने 1975 में इनके संरक्षण की योजना शुरुआत की, भितरकनिका अभ्यारण्य से किया गया। ठीक है। इनकी मॉनिटरिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा चलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गीत संरक्षण प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल यूनिवर्सिटी सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौते हुआ, जिसमें गीतों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। सेव प्रोग्राम इसके लिए सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है। तो दरअसल एशिया से समाप्त हो रहे गीतों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं के दी जाने वाली जो आपकी दवा है डिक्लोफेनेक, ठीक है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल भारत में अधिकांश गीतों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है, उनकी किडनी खराब हो जाती है। ठीक है। और डिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो कि आमतौर पर पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है। मेलोक्सियन दूसरी पीढ़ी की आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये दवा है जिसका उपयोग डिक्लोफेनेक के विकल्प के रूप में किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा गिर संरक्षण के प्रमुख केंद्र कहाँ पे, हरियाणा के पिंजौर एवं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है। और यहाँ पे परियोजना की शुरुआत जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, भुवनेश्वर में की गई है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगर नोट में देखा जाए तो भारत में गिद्धों की कमी होती संख्या की को पहली बार राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आकलित किया गया था। गिद्धों के महत्व की बात करते हैं, मरे हुए जानवरों का भक्षण कर जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पारसी समुदाय के धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ये शेष बच निरसों का भक्षण करते हैं। इसकी विलुप्ति का प्रभाव है रेबीज व एंथ्रेक्स जैसे रोगों का प्रसार होना, मरे जानवरों का भक्षण न होने से पर्यावरण में दूषित होना, गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र की धारणा के तहत इनके आवास के 150 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हानिकारक दवा का प्रयोग नहीं होना है। अन्य आपका हंगुल परियोजना जो कि कश्मीर की है। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है। ठीक है। याद रखिएगा आप, ये केवल कश्मीर के जो दाचीग्राम नेशनल पार्क है ना, उसमें पाया जाता है। ठीक है। हंगुल को कश्मीरी स्टेग भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय पशु भी है। मगरमच्छ परियोजना की बात करें तो 1974 में ये परियोजना बनाई गई। 1978 में कुल 18 मगरमच्छों जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है इसको स्थापित किया गया। उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, में लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छ की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन केंद्र प्रबंधन परीक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन परीक्षण 1975 में आपका FOA तथा UNDP की सहायता से शुरू हुआ। 1970 में भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना का उद्देश्य खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना था। ठीक है। भारत में प्रमुख मगरमच्छ संरक्षित देखा जाए कुंडी तमिलनाडु, चंबल राजस्थान, भितरकनिका उड़ीसा, नंदकानन उड़ीसा में और आपका संतकोशिया उड़ीसा में। ठीक है। गेंडा परियोजना 1987 में एक सींग वाले गेंडे शिष्य भारत में पाए जाते हैं। इसके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, जिसके कारण इनका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार भी होता है। गेंडा की मुख्य जो संरक्षण है मानस अभ्यारण्य असम में, काजीरंगा उद्यान असम में ही है, जलदापाड़ा अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में। इंडियन राइनो विजन 2020 की अगर बात करें तो असम में वन विभाग तथा बोडो सहायता परिषद द्वारा किया गया जाना था इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य क्या था, एक सिंग वाले गेंडे का संरक्षण करना। ठीक है। इनकी संख्या में वृद्धि करना था। एक सिंग वाले गेंडे के विषय में अगर देखा जाए तो यह गेंडा की 5 विभिन्न प्रजातियों में से एक हैं। अन्य 4 आपका देखा जाए ब्लैक राइनो अफ्रीका की 2 छोटी प्रजातियां हैं। व्हाइट राइनो हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके इस राइनो का भ्रूण बनाया है। जावा राइनो ये आईसीएन की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है। सुमातन राइनो ये हाल ही में मलेशिया में विलुप्त हो गई है। ठीक है। अगर नोट में देखा जाए हाल ही पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के सभी गेंडे उनके DNA प्रोफाइलिंग बनाने के लिए परियोजना शुरू की है। लाल पांडा परियोजना आपका देखा जाता है ये पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी कब, तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो आपका एक सेकंड बोलते बोलते थोड़ा सा ना जुबान, देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के सहयोग से 1996 में शुरू की गई थी। और बेसिकली ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है। साइट्स की जो प्रशिष्ट होती है उससे एक में ये शामिल है और आईसीएन के अंतर्गत ये संकटग्रस्त सूची में शामिल है। कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग एक अत्यधिक औषधीय प्रसाधन महत्व के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हुआ, जिसके कारण इनकी संख्या कम हुई। शुरुआत 1977 में हुई थी, मतलब ये परियोजना कस्तूरी मृग परियोजना 1977 में कहाँ पे, तत्कालीन सभी उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। कस्तूरी केवल
नर मृग में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में। हेमचंद का प्रोजेक्ट आता है 2009 में। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्यों में क्रियान्वयन की गई थी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 में स्टार्ट किया गया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के आश्रय का प्रदान करती है, ठीक है। इस तरीके से बस इतना से याद रखिए, बाकी ये डाटा जो है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट, ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पिछले 4 वर्षों में टाइगर्स की संख्या में 24% बढ़ोतरी हुई है। पुराना डाटा इसको अभी भी देख लीजिएगा। भारत में अब दुनिया के 75% टाइगर निवास करते हैं। सबसे अधिक टाइगर वाले राज्य मध्य प्रदेश सभी भी है, इस तरीके से सब यहाँ पे देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जगह है वुकांग घाटी, म्यांमार में, ठीक। इस वजह से हमें लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखना होता है ना। सेंट पीटर्स जो पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में होता वहाँ से आयोजित किया गया था, जो कि टाइगर से संबंधित, ठीक। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा आपका बोर महाराष्ट्र में। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, जिसको आपका यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, एनटीए जो होता है ना, एनडीसी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित है। यह एक सांविधिक निकाय है जो कि वन्यजीव अधिनियम 1972 अर्थात 2006 में संशोधित करके ये बनाया गया था। ये टाइगर रिजर्व संबंधित राज्यों को केंद्रित सहायता प्रदान करता है। 2010 में एम स्ट्रिप आपका प्रोग्राम आया था बेसिकली टाइगर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाघों की गणना पगमार्क से विधि से होती है, कैमरा ट्रिप विधि से होती है, ठीक है। और वैश्विक बाघ दिवस मनाया 29 जुलाई को। ये करंट अफेयर की चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा सा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पुरानी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें करंट अफेयर की थोड़ी सी है तो ये पुरानी चीज़ें हैं। अब इनका जो स्टेटस है वो अलग अलग होगा ना, इनको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक। देखिए अगर बात करें यहाँ पे हुलाक गिब्बन, ये कहाँ पाए जाते हैं बस इतना सा जानिए। ये पाए जाते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में। काला हिरन कहाँ पाया जाता है तो ये आपका साइट्स परिस्थों में। इसकी विशेषता चीता के उपरांत काला हिरन विश्व का सबसे तेज जीव है, ठीक है। और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु भी है काला हिरन। इसका निवास है अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र, कांटेदार वन, शुष्क इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बस इतना। एक सिंग वाला गेंडा तो 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये इसमें शामिल है। अब यहाँ पे तेंदुआ की बात करें तो वनरेबल कैटेगरी में शामिल है, ठीक। ये मेघालय का राज्य पशु भी है और ये बेसिकली बहुत जगह पाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये दक्षिण पूर्व एशिया में हिमालय के दक्षिणी चीन में, भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत में, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम इस देशों में पाया जाता है, ठीक है। सदाबहार वर्षा वन में रहते हैं ये। फिशिंग कैट अगर देखा जाए तो ये आपका जो 1972 का WP एक्ट है इसके तहत देखा जाए साइट्स स्पेसिफिक में है। ये पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय पशु भी है फिशिंग कैट, ठीक। इतना याद रखिएगा आप लोग। ध्रुवी भालू बेसिकली ये आपका आएगा तो वनरेबल स्टेटस है एशियन का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1973 किसके लिए हुआ है। और बेसिकली विश्व के सबसे बड़े भालू की प्रजाति आर्कटिक का से शिकारी माना जाता है। ये कुशल तैराक भी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री हिम के पिघलने से मानव तथा ध्रुवीय भालू के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी हुई है। विशालकाय पांडा, ये चीन ने घोषणा की एक विशालकाय पांडा अब वनों में संकटग्रस्त नहीं है, ठीक है। और ये मध्य चीन के जो पहाड़ है उनमें बांस के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक। दरअसल 1961 में अपने गठन के बाद जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है उसका प्रतीक चिन्ह बन गया था ये। पांडा भालू के रूप में ही जाना जाता है। इसका पसंदीदा भोजन बांस 99% हिस्सा होता है। इसके चौड़े सपाट दाढ़ वाले दांत होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा ओलिव रिडले की बात करें तो इसकी जो स्टेटस है वनरेबल है। और जो WPA 1972 के तहत 1901 में साइट्स में आपका परिशिष्ट में आता है। ये समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं ना। यहाँ पे अगर देखा जाए रसिकुल्ला नदी का मुहाना भारत में गहिर माता के उपरांत दूसरा सबसे बड़ा इनका नेस्टिंग स्थल है, मतलब घोंसला बनाने का, ठीक। बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। घड़ियाल की अगर बात करें तो बेसिकली चंबल नदी में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये गिरवा नदी, उत्तर प्रदेश, रामगंगा, सोन नदी आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। विशेषता साफ मीठे पानी में
की जो नदियाँ उनमें रहते हैं। महानदी का सतकोशिया गार्ज उनके आदिवासी क्षेत्र में सबसे दक्षिणी सीमा है। ठीक इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है इसकी बात करें तो राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं उसके व्यापक जाल के कारण जीआईबी जो होते हैं उससे टकराव बढ़ गया है जिससे उनकी मृत्यु की बढ़ती हुई है। ये डब्ल्यूपीए के तहत 1901 में और स्टेटस इसका जो आईसीएन का कैटेगरी इंडेंजर्ड है। भारत में पाए जाने वाली जो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फ्लोरिक आपका बंगाल फ्लोरिकन है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में इनको सोनचरिया कहते हैं, राजस्थान में गोडावन कहते हैं, महाराष्ट्र में मालढोक कहते हैं। ठीक है। विशेषता ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखते हैं, ये आसानी से उड़ सकते हैं, ये सर्वहारी होते हैं, ये याद रखिए ये सर्वहारी होते हैं। ठीक। अब प्रमुख कीट की बात करें तो कैसर ए हिंद अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित की गई है। छोटी पूंछ वाली तितली होती है, मध्य प्लस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्राप्त होती है। इसकी उपस्थिति एक बेहतर वन पारिस्थितिकीय तंत्र की मौजूदगी तथा संरक्षण स्थिति को इंगित करती है। ठीक है। नागालैंड स्थित जो नागा हिल्स है उसमें एक नई शिकारा प्रजाति आपको यहाँ पे देखा है प्लेगिमा कोहिमेंस की खोज की गई है। टिड्डियों की बात करें तो ग्रास हॉपर कुल किससे संबंधित होती है, सर्वाहारी होती हैं। जीवन काल 90 दिनों का होता है। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां हैं, मरुस्थलीय, प्रवासी, बॉम्बे टिड्डिया और वृक्ष टिड्डिया। आवास बेसिकली शुष्क अर्धशुष्क तथा घास भूमियां कांटेदार झाड़ियां वाले क्षेत्र में होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय प्रजाति होती है। नोट सर्वाधिक आबादी थार मरुस्थल राजस्थान का ये राज्य पक्षी भी है। ठीक है। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए कच्छ गुजरात सोलापुर आपका महाराष्ट्र कुर्नूल आंध्र प्रदेश बेलारी कर्नाटक में। ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और जो इम्पोर्टेंट हो वही देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। टिड्डा चेतावनी संगठन की बात करें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन यह रेगिस्तानी टिड्डों की निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए विषैले कीटनाशक जैसे कि आपका मेलाथियान है, आपका क्लोरोपाइरिफोस है। ड्रैगन फ्लाई की अगर बात करें तो एशियन की संकरगत प्रजाति के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और बेसिकली देखा इन प्रजातियों के पहले वैश्विक मूल्यांकन का परिणाम जारी किया गया है। विशेषतः ताजे जल में ये रहते हैं। खतरा इनको वनोन्मूलन से जल विद्युत संयंत्र से नदी के प्रवाह में बाधा है। ठीक है। चलिए बाकी तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं है जो लगभग पीसीएस में आर में आता हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे नीलकुरंजी देख लेते हैं। नीलकुरंजी बेसिकली क्या होता है तो कर्नाटक की मंडल पट्टी की पहाड़ियों में इन दिनों नीलकुरंजी के फूलों से खिल रही है। ये फूल प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। पिछले वर्ष पश्चिमी घाट के अनकारा गेटू पहाड़ियों पर इन फूलों की खिलने की एक तरह से देखा जाए सूचना मिली है। ये विशेषकर ये झाड़ी के समान उगने वाले पौधे हैं। ये कर्नाटक केरल तमिलनाडु पश्चिम घाट में 16 वन में पाए जाते हैं। नीलगिरी जिसका अर्थ है नीला पर्वत का नामकरण नीलकुरंजी के बैगनी नीले फूलों के नाम पर ही किया गया है। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे तिब्बती ऊनी उड़ने वाली गिलहरी या यूनान ऊनी उड़ने वाली गिलहरी की बात करें तो हाल ही में हिमालय में उड़ने वाली गिलहरी ये दो नई प्रजातियां पाई गई हैं, तिब्बती गिलहरी और आपका यूनान गिलहरी। ठीक है। आईसीएम द्वारा ऊनी उड़न गिलहरी को आपको यहाँ पे देखा इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब यहाँ पे अगर वायुमंडल में प्रमुख गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतना परसेंट है मतलब 21%, आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है, फिर आपका हीलियम है। ठीक है। अब एनजीटी की बात करें तो इसका पूरा होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है। संबंधित कार्य पर्यावरण बचाव व वन संरक्षण है। अन्य प्राकृतिक संसाधन अगर देखा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अन्य नाम इसका छाता विधान है। ठीक है। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो हुआ था उसके निर्णयों की क्रियान्वित करना था। भारत में रामसर जो अभी सूची कुल 89 स्थान इनको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये पुराना ये दो बुक पुरानी है ना तो 89 हो चुके हैं। ठीक है। 89 हो चुके हैं। ये कैसे कैसे इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। चलिए बाकी तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए भारत में स्थित है जयमंडल रिजर्व। ठीक है। तो इनकी अगर बात करें तो भारत में कुल 18 जयमंडल रिजर्व में सिक्किम में कंचनजंगा, असम में आपका मानस और डिब्रू सखोया, अरुणाचल प्रदेश में दियांग दिबांग, मेघालय में नोकरेक, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, मध्य प्रदेश में अचार कमार और अमरकंटक, पंचमंडी, पन्ना, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार जिसमें ग्रेट निकोबार, केरल में अगस्ता मलाई, नीलगिरी, गुजरात में कच्छ, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी। ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अब नहीं है।
सारी चीज़ें लगभग हुई। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण देखा जाए तो 2009 में स्थापित। इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना राजीव गांधी के कार्यकाल 1985 में की गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे थोड़ा सा देखा जाए या कुछ पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके संगठन उनको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में, भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में, हिमालय पर्यावरण और विकास गोविंद वल्लभ पंत सागर संस्थान अल्मोड़ा में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ठीक कहाँ पे भोपाल में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे जोधपुर में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे जयपुर में। और अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारती है। ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1987 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। अब यहाँ पे परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में। कार्टागोना प्रोटोकॉल आपको देखा जाए 2000 में आया था। संबंध इसका अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के संरक्षण के लिए था। टैरिफ संस्था बेसिकली 1976 में WWF तथा आयुष्मान के द्वारा वन पादपों और जंतु के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई थी। UNREDD नामक संस्था की स्थापना सितंबर 2008 में यूएनएससी के सदस्य देशों के तत्वाधान में किया गया था। वेटलैंड इंटरनेशनल नीदरलैंड्स में स्थित है। ठीक है। एक गैर सरकारी संगठन जिसका मुख्य कार्य आर्द्र भूमि को सुरक्षा प्रदान करना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना वर्ष 1992 में रियो जनवरी में आयोजित पर्यावरण विकास और सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक। अर्थ आवर आपको पता है अंतिम शनिवार को, मतलब कि अगर देखा जाए इसका आयोजन WWF के द्वारा जो मार्च महीना होता है उसका अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे के मध्य 1 घंटे की बिजली जो करंट को थोड़ा बंद करना होता है। ठीक है। हरित जलवायु निधि ये आपका देखा जाए UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत गठित एक कोष है जिसकी निगरानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया था 1997 में और ये अंकित किया गया 2005 में। ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आया था 1987 में, हस्ताक्षरित किया गया था और 1989 में एक तरह से लाया गया था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और वियना संधि 1985 में आई थी। इस तरीके से बस इतनी चीज़ें थी यहाँ पे। उतना ही खास तो कोई नोट्स नहीं लगा मुझे इन्वायरमेंट का। इससे बढ़िया तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा नोट्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, साथ साथ में भी देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया। ठीक है। तो अगर चाहेंगे आप लोग, आपकी इच्छा होगी तो दोनों साथ में देख लेंगे तो आपके इन्वायरमेंट लगभग अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे यहाँ से। जो भी 4-5 प्रश्न आते हैं वैसे यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे क्योंकि इसमें वही चीज़ें दी गई हैं जो लगभग आपसे पूछी जाती है ना। तो चलिए फिर इसको पढ़िए, बड़ा मेहनत लगी है। लगभग 2 घंटा का लेक्चर तो हो ही गया, थोड़ा कम है। तो पढ़िए इसको। बाकी आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।